पाकिस्तान अपने लोगों को पैसे देके, उनको टेरर कैंप में ट्रेनिंग देके इंडिया में भेजता है। क्या मिलता है पाकिस्तान को? एक जो नॉर्मल कश्मीरी है, जो कश्मीर के अंदर रह रहा है, बारामूला में रह रहा है, पुलवामा में रह रहा है, उसको 370 हटने वाला डिसीजन अच्छा लगा या एज अ टारगेट लगा? बात कर रहे थे बहुत लंबे पीरियड तक इंडियन आर्मी के सीनियर लेवल में विमेंस की एंट्री अलाउड नहीं थी। क्यों नहीं थी? अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है? इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? चाइना इंडिया की तरह ही था 1990s में। आज चाइना यूएस को बीट कर रहा है। हम शायद उतना आगे नहीं जा पाए हैं। क्या लग रहा है सर, इतना बड़ा वो जो डिफरेंस है वो क्या रहा है? जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा ना, हिंदी टेलीविजन का नाम बड़े ऊपर लिखा जाएगा, कैसे हम देश का बेड़ा गर्क किया जाए। आपको लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत सारे सोल्जर्स को रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे? एक आदमी बस उस तार के इधर खड़ा हुआ है, एक आदमी उस तार के उधर खड़ा हुआ है, यहां से गोली चला के उसको मार देता है। मतलब कैसे होता है कि आपके साथ जो सोल्जर्स काम करते थे, आपने कभी भी उनमें से किसी की जान नहीं जाने दी। अग्निवीर कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्यों इंप्लीमेंट किया गया? इंप्लीमेंट करने के फायदे क्या है सर, नुकसान क्या है? देखो, पाकिस्तान की समस्या ना बहुत गंभीर है। पाकिस्तान, अब आप देखो कि उसकी इकोनॉमी का क्या हाल है। बलूचिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरा सकते, उनका नेशनल एंथम नहीं गा सकते स्कूलों के अंदर। प्राइम मिनिस्टर जेल में है। सो प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का पॉडकास्ट ना बहुत जबरदस्त होने वाला है। वैसे हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं, लेकिन आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। हमारे साथ है सर यशपाल मौर्य जी, जो कि मेजर जनरल रह चुके हैं इंडियन आर्मी में और जाने जाते हैं यूथ को प्रेरित करने के लिए। कैसे आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी की लाइफस्टाइल कैसी रहती है, वहां का टोन क्या रहता है। तो आज इस पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। वेलकम सर, आपने इनवाइट एक्सेप्ट किया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। सेम हियर सर। आपके हार्ट से जो मुझे लगता है एक चीज बहुत क्लोज है, वो शायद है कश्मीर। मैंने आपको बहुत ज्यादा बोलते हुए सुना है कश्मीर के बारे में। तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत सर यहीं से करते हैं। क्या कश्मीर एक प्रॉब्लम बन चुका है? शायद एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि मैं ये लैंग्वेज जो बोल रहा हूं ये ऑडियंस वाली बोल रहा हूं, क्योंकि ऑडियंस को जनरली ऐसा लगता है कि कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कई साल से रही है। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं रिजॉल्व करने के? देखो, कश्मीर मेरे दिल के करीब है जी, और इनफैक्ट जहां जहां सरहदें हैं हिंदुस्तान की, लद्दाख मेरे दिल के बहुत करीब है जी। मैंने वहां भी 2 टेन्योर किए हैं जी। तो जो इंडिया की फ्रंटियर्स है ना जी, ये वहां के लोग बहुत अच्छे होते हैं जी, बहुत नेक होते हैं, बहुत टफ लाइफ होती है उनकी। और आप और मैं जो दिल्ली बॉम्बे बैठते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्टूडियो में लोग आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको शायद पता ही नहीं कि कश्मीर क्या है, लद्दाख क्या है और नॉर्थ ईस्ट क्या है जी। तो हम उसको जो है कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो सोशल मीडिया के थ्रू है वो उसकी नजर से देखते हैं। तो कश्मीर को जरा कभी कभी इंसानियत की नजर से देखना चाहिए। कश्मीर के लोग आप और मेरी तरह ही हैं, भारत के लोग हैं, बहुत प्रेम करते हैं भारत से, और उनके घरों में वही माहौल है जो आपके मेरे घर में है। उनकी वही आकांक्षाएं हैं, वही अभिलाषाएं हैं, वही उनकी एस्पिरेशंस हैं। और मैंने कश्मीर के हर भाग में नौकरी करी है। सबसे पहले पुंछ राजौरी 3 साल रहा मैं, जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ था, उग्रवाद स्टार्ट हुआ था। 87 to 93 years आई वॉज इन पुंछ, जहां आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट होता है पाकिस्तान के साथ और दबा के फायरिंग और ये वो चलता ही रहता है। उसके बाद मैंने, आपको हैरानी होगी कि पूरा का पूरा जो कश्मीर की हमारी फ्रंटियर लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, मैंने तकरीबन हर जगह पैदल गया हूं मैं, किसी ना किसी वजह से, कोई फायरिंग के लिए, कोई वेपन सिस्टम ट्रायल के लिए, क्योंकि मेरे ऐसा बंदा हमेशा फ्रंट लाइन में रहा है पूरी सर्विस, तो मुझे मौका मिलता रहा। उसके बाद पूरा फिर मैंने ये जो सांबा सेक्टर है, विजयपुर सेक्टर है, छमजौड़ियां है, अखनूर है, जो नाम इतने फेमस हैं, इन जगह पर भी मैंने जो है 99-2000 में नौकरी करी है। और फिर उसके बाद मैंने इंटीरियर साउथ कश्मीर में जो है 36 RR में जो है कोकरनाग, वेरीनाग, गडोल, दक्षुम, ये सब जगहों पर, वहां पर भी मैंने काम किया। तो आप सोचो, नॉर्थ कश्मीर भी जा चुका हूं, बारामूला, कुपवाड़ा, गुलमर्ग,
फिर पुंछ राजौरी यहां से लेके सिर्फ डोडा किश्तवाड़ का इलाका है जो मैंने वहां फिजिकली नहीं गया हूं, नौकरी नहीं करी, बट बहुत से बच्चे वहां से मुझे फॉलो करते हैं। तो पहली बात तो कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और सबसे खूबसूरत है। इट इज बेटर देन स्विट्जरलैंड। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, और जो लोग कश्मीरियत समझते हैं और सूफीज्म को समझते हैं वो जानते हैं कि कश्मीर क्या है। और जिन लोगों ने अगर आपने बैठ के कश्मीरियों के साथ खाना खाया, उनके घर में रहे, दोस्ती करिए, तो आपको पता है दे आर वेरी वार्म हार्टेड पर्संस। तो ये तो एक पार्ट है कश्मीर का और बड़ी रिच हिस्ट्री है। लेकिन जो हुआ है 47 से पहले, 47 के बाद, फिर 47-48 में लड़ाई हुई, 65 में लड़ाई हुई, 71 में हुई, कारगिल युद्ध हुआ, और उसके बीच में जो है ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं, जो पाकिस्तान ISI ने जो किया, जिसने कि कश्मीर की समस्या बढ़ा दी है। तो कश्मीर प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर को अगर इंसानियत की नजर से देखोगे तो हल निकालना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि किसी भी जगह पे जहां टेररिज्म है, जहां इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी, अलग अलग वर्ड यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो भी आप लगा लो, वहां पर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पीपल। पीपल आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो किसी भी समस्या का हल लोगों के दिलों से निकलेगा, बंदूक से नहीं निकल सकता। सो काइनेटिक मीन्स कि फायरिंग से कभी भी ये समस्याएं वर्ल्ड ओवर, मैं आपको पूरी दुनिया के एग्जाम्पल गिना सकता हूं, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड व्हेन पीपल सिट एंड टॉक। जब लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। लेकिन अगर नैरेटिव अगर आपने ऐसा बिल्ड कर दिया है उस प्रकार से, और उसको अगर रंगीन चश्मों से देखोगे, तो फिर ये प्रॉब्लम लगता है। बहुत अच्छी बात सर आपने बोली। समाधान शायद बंदूक नहीं है, बात है। एक बार थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे, कश्मीरी की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करना है तो हमें या सरकारों को या लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखो राहुल, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने पहले अपने साइक में यह बैठाना है, यार जो कश्मीर में वो हमारे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है और कहीं बाहर से नहीं आए, ये सदियों से यही रहे हैं। सो पहली चीज तो माइंड में बैठाना है। दूसरा जो है, हमारे जो सोशल मीडिया में, खासतौर पे जो टेलीविजन ने जो सत्यानाश किया है दिमाग का हमारे पिछले 20-30 साल में, मेन स्ट्रीम टेलीविजन ने जो हेट टेलीविजन के थ्रू प्राइम टाइम में आती रही है, वो बंद करनी है या उसको टोन डाउन करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप यही भाषा, आप अगर श्रीनगर में बैठे हो, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग में अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हो, आप सोचो मैं हिंदी टीवी लगा लूं और देखूं तो बहुत वाहियात किस्म की भाषा का इस्तेमाल होता है। तो हमें टोन डाउन करना पड़ेगा रेटोरिक और जिंगोइज्म कश्मीर को लेके। और तीसरी बड़ी बात क्या है, जो मैंने बोला कि लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, हमें लोगों का दिल जीतना है, और लोगों का दिल जीतने के लिए हर लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक लेवल तो मेरे जैसे लोग जो फौज में हैं, पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका कैसा बर्ताव होता है लोकल लोगों के साथ। और दूसरा है पॉलिटिकल लीडरशिप। आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जाके क्या कहा था, जमहूरियत और इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। वैसी भाषा अगर बोली जाए, वैसी भाषा अगर ऊपर से आए, नीचे से डायरेक्शंस आए कि भाई हमने लोगों का दिल जीतना है और लोगों को अपने नजदीक लाना है, होते भी रहते हैं स्टेप्स इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं वक्त लगेगा। लेकिन एटलीस्ट जो नौजवान हैं, जो जॉब्स करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिसिन करना चाहते हैं, जो IT फील्ड में है, अब दुनिया बड़ी छोटी होती जा रही है जी, तो उनको हम जो है उनको हम अपनी तरफ ला सकते हैं जो फेंस के ऊपर है। ओके। और सबसे बड़ी चीज मैंने अपनी जिंदगी में जो देखी है, मैं साउथ अफ्रीका में था 1993-94 में, यूनाइटेड नेशंस में। और जब ये चेंज ओवर हुआ साउथ अफ्रीका में, जब अपार्थेड की जो वाइट गवर्नमेंट थी वो गई और नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आई, जिसको कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ था, और नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, उनकी आई तो मैं वहीं था, मैं केप टाउन में था। और लोग सोच रहे थे अब जो है ये काले लोग जो है ये सफेद लोगों को मार देंगे, इनके फार्म छीन लेंगे और कोलैप्स हो जाएगा, आग लग जाएगी देश में। हमें भी बोला क्यों जा रहे हो साउथ अफ्रीका, भी इलेक्शन हो रहे हैं, बट आई वॉज ट्रैवलिंग देयर। तो सबसे बड़ी चीज क्या की नेल्सन मंडेला ने, उन्होंने कहा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। तो समथिंग लाइक दैट, मे नॉट बी एग्जैक्टली लाइक दैट, वी नीड ट्रूथ एंड, भाई सच बोल दो, रिकंसाइल कर लो, गले लग लो। अभी जिसने अच्छा किया, बुरा किया, जो कुछ हुआ सब तरफ से हुआ है ना भाई, ऐसे तो नहीं ये समस्या इतने साल से चल रही है।
और अगर चल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छा बुरा किया है। तो कैसे पाकिस्तान हमारी किसी कमजोरी का फायदा उठाए और वहां से आईएसआई वेपन्स एक्सपोर्ट करे, लोगों को ट्रेनिंग दे, लोगों को यहां भेजे, और इतनी इतनी मारकाट हुई है कश्मीर में, और ज्यादा कौन मरे? कश्मीरी मुसलमान मरा बाय द वे। मोर किलिंग्स हैव टेकन प्लेस ऑफ लोकल पीपल, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो इसलिए जो है इस टाइप से अगर कुछ काम किया जाए तो उसके लिए हमें चाहिए लीडरशिप जो समझे, दिल से बात करे और ये ना सोचे कि उसका बाकी देश में इलेक्शंस पे क्या होगा। अगर सभी को साथ लेके चलें तो ये समस्या 5-7 साल के अंदर बिल्कुल खुशहाली लाई जा सकती है। और कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट विल रिमेन ब्यूटीफुल। व्हाई शुड वी बी नेगेटिव अबाउट इट? थैंक यू। 370 आपको लग रहा है ये इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक हिस्सा रहा है, या इस 370 को हटाने ने इशू को और ज्यादा बड़ा कर दिया है? एक जो नॉर्मल कश्मीरी है, जो कश्मीर के अंदर रह रहा है, बारामूला में रह रहा है, पुलवामा में रह रहा है, उसको 370 हटने वाला डिसीजन अच्छा लगा या एज अ टारगेट लगा उन पे? को 370 का ना कोई मतलब रह नहीं गया था एक्चुअली। इट वाज मोर ऑफ एक पॉलिटिकल एक पॉइंट था स्कोर करने के लिए कि वहां स्पेशल प्रिविलेजेस हैं 370 में। मोस्ट ऑफ इट ओवर पीरियड टाइम खत्म हो चुकी थी, चलो हमने हटा दिया। बट उसके बाद आपने 2.5-3 साल इंटरनेट बैन रखा वहां, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी कर दिया, और 10 साल बाद इलेक्शन हुए, अभी असेंबली को डिसमिस कर दिया। जो चीफ मिनिस्टर आपके साथ थे, आपकी सरकार में मिले हुए थे, वो जेल के अंदर मतलब नजरबंद रहे इतने साल, इतने दिनों तक। सो देयर वाज मतलब पूरे के पूरे एक ऐसे लगा जैसे कि एक कलेक्टिव तरीके की पनिशमेंट। अगर इंटरनेट बंद कर रहे हो तो पनिशमेंट है, नहीं है तो क्या है? आप सोचो अगर 2-2.5 साल नेट बंद हो गया, क्लासेस बंद हो गई, आपका इंटरनेट बैंकिंग बंद हो गई, अब सब कुछ तो कोलैप्स हो गया था। सो उससे हम उभर के आए हैं, अभी दोबारा अच्छी बात, इलेक्शन हुए हैं, एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई है। अब जो हो गया सो हो गया, आपने पॉलिटिकल मार्क्स स्कोर कर लिया, आपने गोल मार दिया, बड़ी अच्छी बात है। बट नाउ व्हाट? नाउ कन्वर्ट दिस बैक टू अ स्टेट। इसको भाई एक पहली बार इतिहास में होना है कि इतना बड़ा स्टेट, इतना इंपॉर्टेंट स्टेट, उसको आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दी। तो भी अगर एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर आ गया वहां पे, एंड पॉलिटिशियंस का बड़ा रोल है इस देश में। पॉलिटिशियंस जो है पंचायत से लेके आगे तक, भाई लोग जाते हैं ना कोई काम कराने के लिए, बट उसको अगर वो कुछ दे ही नहीं सकता लोगों को, और उनको जाना ही है ब्यूरोक्रेसी के पास या दिल्ली से अपॉइंटेड किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास, तो फिर पॉलिटिशियन को लोग क्या रेस्पेक्ट करेंगे या उसकी क्या होल्ड रहेगी वहां पे? सो द वे फॉरवर्ड नाउ, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। एवरीबडी सपोर्टेड रिमूवल ऑफ 370, वी ऑल सपोर्ट। बट जो उसके बाद हुआ है, उससे नाउ सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, उसी के गाइडलाइन में ये इलेक्शन हुए। अब नाउ इज द टाइम गवर्नमेंट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ब्रिंग बैक, convert Kashmir, J&K, Jammu and Kashmir to a state, okay, and give the powers to elected chief minister and LG to become a governor, and I'm sure मुझे लगता है कि अभी जो है खुशहाली की तरफ आराम से मूव हो सकते हैं। भी इंडिकेशंस भी अच्छे हैं, होना ही है, किसी भी दिन हो सकता है। जी, वेरी गुड। सर, एक और कॉमन मैन का जो क्वेश्चन रहता है, इंडिया और पाकिस्तान रोज रोज क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों अपने लोगों को मरवा रहे होते हैं? जैसे हम टीवी में भी देखते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं कि पाकिस्तान अपने, ऑब्वियसली हम तो इंडिया में हैं तो हम पाकिस्तान वाले उस टाइप के मूवीज़ देखेंगे जैसे वो लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वहाँ शायद उल्टा चल रहा होता होगा। तो अगर एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया में देखूं, पाकिस्तान अपने लोगों को पैसे देके, उनको टेरर कैंप में ट्रेनिंग देके इंडिया में भेजता है, क्या मिलता है पाकिस्तान को? देखो, पाकिस्तान की समस्या ना बहुत गंभीर है। ओके। और आप कृपया करके, मोस्ट ऑफ अस अगेन हम पाकिस्तान को समझते नहीं है, हम पाकिस्तान को एंटी मुस्लिम चश्मे से देखते हैं। ओके। तो उसमें जो है कई बार ऐसी बातें कहते हैं जो कि पता नहीं सही है या नहीं है, बट वो हमें अच्छा लगता है और वो हमारे यहाँ चलता भी है, ये वो। लेकिन पाकिस्तान, अब आप देखो कि उसकी इकोनॉमी का क्या हाल है, उसकी पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरा सकते, उनका जो है उनका नेशनल एंथम नहीं गा सकते स्कूलों के अंदर।
खैबर पख्तूनवा के अंदर शिया सुन्नी एक दूसरे के खून को प्यासे हैं। अभी 21 नवंबर से लेके जो है तकरीबन 150 लोग मारे गए हैं वहां टारगेटेड किलिंग्स के अंदर। पूरे के पूरे ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ जो है, जिसको पहले फाटा कहते थे, वो जो खैबर पख्तूनवा है, वहां हर रोज पाकिस्तान आर्मी भी इन्वॉल्व है, उनके लोग भी मर रहे हैं, सैनिक भी मर रहे हैं बाय द वे। और तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हैं, बहुत ही खराब हैं। जिस तालिबान को क्रिएट किया, सब कुछ किया, वो खराब है। आईएसआई के पुराने जो चीफ थे उनके ऊपर कोर्ट मार्शल चलने वाला है। प्राइम मिनिस्टर जेल में है। सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर या तो भुट्टो थे या फिर इमरान खान है। और आज भी मैं बता दूं, जो मैं समझता हूं, पाकिस्तान को कीनली वॉच करता हूं, पाकिस्तान की किताबें पढ़ता हूं, पाकिस्तान पे पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ रहा हूं यूनाइटेड नेशंस में और जगह, जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूं उनको। मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं कोई ज्यादा एक्सपर्ट नहीं मानता अपने आप को। मैं ये मानता हूं कि इमरान खान से पॉपुलर कोई नहीं है वहां, वो जेल में है, उसके ऊपर 108 केसेस दायर कर रखे। सो प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान आर्मी। ये एक ऐसी फौज है जिसके पास देश है। हम भारत एक देश है, उसकी एक फौज है जिसमें हम लोगों ने नौकरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरीके से काम करते हैं। वहां फौज का अपना सब कुछ है, फौज का अपना तरीका। तो आईएसआई चीफ के ऊपर कोर्ट मार्शल चल रहा है एस्पियोनाज के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो वहां का पूरा ये पाकिस्तान तब एक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री उभरेगा जिस दिन पाकिस्तान आर्मी वीक बनेगी धीरे धीरे, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की आर्मी बनेगी। उन्होंने जितने प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान की सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी क्रिएट करी हुई है, खैबर पख्तूनवा में उनकी करी हुई है। जितने टेरर तंजीम है, ये लश्कर जहांगवी जो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन शियास को मार रहा है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, लश्कर तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, सारे के सारे तो इनकी आर्मी के क्रिएट के, अभी वो आर्मी के भी हाथ से निकल चुके हैं काफी। और आपको हैरानी होगी मैं अगर ये बात कहूं, और मेरे पाकिस्तानी दोस्त इसको कहेंगे कि हाँ सर ने बात कही है, मोस्ट इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन टुडे इज पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान के जीएचक्यू के ऊपर अटैक हो चुका है। उनकी एकेडमियों पे आप समझ नहीं सकते कितनी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। सर एज अ कॉमन मैन, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एज अ वैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ना कोई जर्नलिस्ट हूं किसी न्यूज मतलब आप समझिए, मैं कॉमन मैन हूं और मेरे साथ जो इंसान बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान आईएसआई की अंदर की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक एज अ कॉमन मैन क्वेश्चन सर, जो सोल्जर्स होते हैं इंसान ही होते हैं, उनकी भी वाइफ, बच्चे, वाइफ, माँ बाप होते हैं। एक आदमी बस उस तार के इधर खड़ा हुआ है, एक आदमी उस तार के उधर खड़ा हुआ है, यहां से गोली चला के उसको मार देता है। मतलब कैसे होता होगा ये? और दोनों वही गाने सुनते हैं, वही पिक्चरें देखते हैं, और उनके घरों में वही माहौल है, वही माहौल है। मैं कल ही किसी को बता रहा था, मैंने वो कुछ पाकिस्तान, मैंने कहा देखो यार, उनके दादा दादी, नाना नानी हमारी तरह ही हैं, उनके माँ बाप हमारी तरह हैं, मिडिल क्लास है, वो उनकी हो हमारी हो। और अभी तो आप देखो पाकिस्तान की शादियों में हिंदी के गाने बजते हैं, उनकी आप ड्रेस देखना शुरू करो, उनके सीरियल में ऐसे लगता है सीधा बॉलीवुड से पहन के आई है कोई ना कोई। और मतलब बड़ा हमारे मूवीज का, हमारे डांस एंड सॉन्ग सीक्वेंसेस का उनके ऊपर इंपैक्ट है। उनके ड्रामा हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं जो पाकिस्तान का ड्रामा पसंद करते हैं। जितने उनके गायक रहे हैं, उनके यहां फैन रहे हैं, वहां लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के फैन रहे हैं। तो एक जुबान बोलते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, एक किस्म की कलेक्टिव हिस्ट्री है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के दुश्मन है। सर एक इंसान जब उसके हाथ में बंदूक होती है, वो ट्रिगर दबाता है, उसको ये पता होता है कि सामने वाला बंदा जो मर जाएगा, वो कैसा माइंडसेट एक सोल्जर का रहता है? देखो जब यूनिफॉर्म में हो ना, और जब सोल्जर हो, तब टोटली माइंडसेट डिफरेंट होता है। तब आप अपनी यूनिट, अपनी कंपनी, इतना देश और ये सब नहीं इतना सोचते हम। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें टीवी स्टूडियो में होती है, तब तो आप सोच रहे हो ये मेरी प्लेटून है, ये मेरी पोस्ट है, मेरी कंपनी है, मेरी यूनिट है, और मैंने जो है ये मुझे मौका मिला है, उसको मौका मिलता तो मुझे मार देता। तो मुझे मौका मिला, मेरा एम है भाई मेरे एरिया में मैंने कोई घुसपैठ नहीं होने देनी, अगर हरकत हुई तो मैं ठोक दूंगा। तो यही इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी गुजारी है कि भाई ठीक है, अपना ये यूनिफॉर्म मिली है, अपने टास्क का अपना एम है, अपना ऑब्जेक्टिव है, ये हमें सिखाया, ये हमने करना है। लेकिन लार्जर पिक्चर ये है कि आप
जो है 1948 में जब सीज फायर हुई तब से लाइन ऑफ कंट्रोल है, उन्हीं मोर्चों में बैठे हैं। और दोनों गरीबी गुर्बत दोनों देशों में आप देख लो, हमारे यहां हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, पाकिस्तान में और ज्यादा गरीबी है। पिछली बार तो जब बाढ़ आई थी तो हमने हालत देखी थी पाकिस्तान की, फिर कहीं अकाल पड़ जाता है, बिजली की आपको पता है क्या प्रॉब्लम, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इतनी गरीबी जिस देश में, वो एक इतनी बड़ी फौज जो चाइना से एयरक्राफ्ट ले रहा है, सबमरीन्स खरीद रहा है, रशिया के साथ बड़े जबरदस्त उनके अभी तक कई एग्रीमेंट साइन किए उन्होंने वेपन सिस्टम्स में, वो एक न्यूक्लियर पावर है हमारे साथ साथ, वो भी हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। पीछे मुड़ के तो देखो गांव देहात में कि क्या कंडीशन है लोगों की। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं चलो ये जनरेशन तो जहर पुराना या पुरानी नासूर अभी भी हैं, जख्म अभी भी हैं पिछले पार्टीशन के, बट अगली जनरेशन को तो आई एम श्योर 20-30 साल बाद somebody will take decision। क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहा है सर इंडिया पाकिस्तान का इशू? हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ते थे, हम वैसे भी हमें यही पढ़ाया गया था कि हर प्रॉब्लम का ना एक सोल्यूशन होता है। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, मतलब हम पाकिस्तान से 75 साल से लड़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान हम पे 75 साल से, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो इन्फिल्ट्रेट लोगों को करते जा रहा है। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं होगा मुझे लगता है होगा, क्योंकि देखो अभी सीज फायर है बहुत सालों से, बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हो रही है बहुत सालों से, सियाचिन ग्लेशियर में फायरिंग नहीं हो रही है बहुत सालों से। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, चाहे भुट्टो फैमिली, 3 प्रॉपर जो मेजर वो हैं, वो सबके सब बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया के साथ। वो सब चाहते हैं ट्रेड खुले, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ये सारी चीजें हो। लेकिन हमारे यहाँ ये इलेक्शन का है कि भाई इलेक्शन भी तो लड़ना है ना, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इसके अंदर किस प्रकार से हम एक हमारे इलेक्शन में तो अभी कहते हैं 6 महीने में पीओके ले लेंगे, ये कर देंगे, हमें जिता दो हम तो मार देंगे। मतलब हमारे यहाँ नैरेटिव इलेक्शन में हम पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, जॉब्स की चर्चा नहीं करते हैं, हेल्थ की चर्चा नहीं करते हैं, पॉल्यूशन की चर्चा नहीं करते हैं। तो ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत दोनों तरफ, वहां मिलिट्री रन्स द शो इन पाकिस्तान। तो उनकी पूरी पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है, उनके पॉलिटिशियन नहीं डिसाइड करते हैं। तो पॉलिटिशियन तो कोई 5 साल ही नहीं पूरा होने देता उनको। सो मैंने बोला ना, स्टार्ट होगा जिस दिन से पाकिस्तान आर्मी भी सिविलियन पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के नीचे आ जाएगी, जैसे किसी भी डेमोक्रेसी में प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं, जैसे हमारी आर्मी है अमेरिका में, बाकी जगह वी ऑल वर्क अंडर सिविल लीडरशिप। आज इलेक्शन कोई आ जाए वहां पे वो उनके आदेश मानना शुरू कर देंगे। ओके, सो दैट विल बी द बिगिनिंग एंड पीपल तो जल्दी, बहुत जल्दी दिल मिल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन किसी तक, देखो आगे कैसे बढ़ेंगे हम साउथ एशिया में। राहुल मैं बता रहा हूं, हमारे पास जो क्राइसिस आने वाली है ना, वो बहुत भयानक है। इतनी भयानक है, मैं मतलब अपने ऑडियंस को बताता हूं तो कि ये मार्केट पता नहीं कितने साल चलेगी, बट पानी का हम क्या करेंगे? हमारे पास वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर साउथ एशिया, जिसमें इंडिया पाकिस्तान, वही नदियां हमारी जो हम शेयर कर रहे हैं। पानी की बहुत भयंकर समस्या होने वाली। पोल्यूशन, लाहौर और दिल्ली में मुकाबला चल रहा था, कौन कितना पॉल्यूटेड है। दिल्ली वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। और फिर हमारे सारे शहरों में ट्रैफिक का हाल देख लो, हमारे दोनों देशों में गरीबी का हाल देख लो। हमें बड़ी जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने हैं। अगर हमने हवा साफ कर दी तो हमारी जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। क्या हम सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं या देख भी नहीं रहे? आई एम श्योर देख रहे होंगे। मैं मतलब ये कभी नहीं मैं मतलब क्रिटिसाइज करना चाहता। आई एम श्योर जो लोग ऊपर बैठे हैं, हर एक को चाहता है मैं कुछ करके जाऊं ये वो, बट उसकी तरफ सिंसियरली कर रहे हैं काम, मन लगा के क्या पूरी जनता, आवाम, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन कर रहे हैं, वो उसमें डाउट है। तो ऑल दीज नेशंस इन साउथ एशिया, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, हमारी प्रॉब्लम एक है, वो है हमारी प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन, पुअर एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, फ्रेश वाटर। फौज की तो इक्विपमेंट बाद में ले खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे। नौकरियां कहां हैं? नौकरियां कहां हैं? फौज के इक्विपमेंट्स पे सर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक न्यूक्लियर वॉरहेड पूरे कंट्री को खत्म कर सकता है शायद, जो हम जनरल पढ़ते हैं, एक बड़े सिटी को खत्म कर सकता है। एक मिसाइल जो है एक बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट रहते हैं। इतने बड़े बड़े हमारे पास अगर मशीनें हैं,
इस तरह के डिवाइसेस हैं, इस तरह के हमारे पास वॉरहेड्स हैं, तो इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है? लोगों की क्यों जरूरत है? एक कॉमन मैन का क्वेश्चन। आई नो, देखो पहली बात तो कोई न्यूक्लियर वॉर ऐसा नहीं है कि देश को खत्म कर दे। इनकी डिपेंडिंग ऑन देयर कितना किलो टन उसके अंदर जो है उसकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से जो है एक एरिया होता है जिसके अंदर से 2-4 किलोमीटर में सब ध्वस्त हो जाएगा, सब जल जाएगा। फिर 20-30 किलोमीटर में सिर्फ आग लगेगी और सिर्फ बिल्डिंग गिरेंगी, और 30-40 किलोमीटर तक जाके शायद लोगों कान के पर्दे फट जाएंगे। इस तरीके से इसके अलग अलग हमने टेम्पलेट बनाए हुए हैं, और वो अलग अलग वैरायटी ऑफ बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हैं। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो है कभी न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं हुई, एक ही बार हुई, अमेरिका ने करी है। रशिया के पास 5 से 6 हजार न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना के पास 3,000 करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका भी 5-6-7 हजार होंगे, फ्रांस है, यूके है, हम है, और इजराइल और कुछ और छोटे प्लेयर भी, ईरान वगैरह के पास भी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन लोगों के पास भी कुछ ना कुछ होगा न्यूक्लियर इसका। न्यूक्लियर वेपन्स जो है डेटरेंस के वेपन्स हैं, ये लड़ाई के हथियार नहीं है। नहीं तो 40 साल कोल्ड वॉर चला रशिया और अमेरिका के बीच में, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, और दुनिया भर में लड़ते रहे प्रॉक्सीज के साथ, कहीं नहीं हुआ। अब पहली बार पुतिन ने थोड़ी थोड़ी न्यूक्लियर की भाषा शुरू करी है, उसको हम कहते हैं सेबर रैटलिंग। वो डराना धमकाना है। पुतिन के दम नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन फायर कर दे, और जरूरत भी नहीं, किस पे करेगा? यूक्रेन तो पड़ोस में है, उसको मारेगा, उन्हीं के लोग, कहते हैं हमारे लोग हैं ये, तो किस आप क्या 50 साल बाद देखना कि अब अगर कर दिया स्ट्राइक आपने छोटी मोटी, तो क्या आपका उसको खमियाजा कई सदियों तक भुगतना पड़ेगा। सो न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। ये लड़ाई करने के हथियार नहीं है, सिर्फ शांत। कई तो लोग कहते हैं वेपन्स ऑफ पीस है, क्योंकि इसके बहाने कम से कम शांति है, नहीं तो हम शायद लड़ रहे होते। कारगिल की लड़ाई क्यों उसी सेक्टर में हुई? क्यों नहीं हमने पूरा फ्रंट खोला कारगिल में? कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप के मन में था ना कि अगर पूरा वेस्टर्न सेक्टर खोल देंगे, हम पंजाब राजस्थान से अटैक कर देंगे, तो उसके पास अगर उसने लो यील्ड के वेपन भी फायर कर दिए, सब 20 किलोमीटर अंदर अमृतसर पे कर दिया, फिरोजपुर पे कर दिया, गुरदासपुर पठानकोट पे, तो फिर हम उधर करेंगे। और उसका बहुत भयानक मंजर है कि वो 2 करेगा हम 4 करेंगे, वो 4 करेगा हम 8 करेंगे, मरेंगे लोग, और फिर हम कितना पीछे चले जाएंगे, इतना पीछे चले जाएंगे कि जो रिकवरी हुई है ना, ये सारी की सारी बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगी। सो वी नीड अ स्टैंडिंग आर्मी, बिकॉज हमारे बॉर्डर आप देखो, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, चाइना के साथ बॉर्डर, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, फिर आपने 26/11 मुंबई में देखा, पेनिनसुलर इंडिया इतना बड़ा, कहीं से भी देश के ऊपर कहीं से भी खतरा आ सकता है। सो वी नीड अ स्टैंडिंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अपने फ्रंटियर्स को सेफगार्ड करने के लिए चाहिए हमारे को। तो ये कभी भी ये नहीं हम सोच सकते कि आर्मी को रिड्यूस करके हम न्यूक्लियर के भरोसे हम बैठ सकते, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन शायद कभी यूज हो ही ना। ओके, रोबोट्स, आपको लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत सारे सोल्जर्स को रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे? एटलीस्ट जो ये पिक्चरों में कर देंगे, पिक्चर में कर देंगे, वीडियो गेम में करेंगे, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में कभी भी नहीं। ओके, तो अमेरिका इतना एडवांस, तो उसने कौन से रोबो यूज कर लिए भाई? वो तो हर जगह ही लड़ रहा है, वो लड़ता ही रहा है। ओके, वियतनाम से लेके फिर इराक के अंदर, फिर जहां देखो, अफगानिस्तान में 20 साल गया ना, हार के गया ना, रोबो थे उसके पास, नहीं थे। तो इस टेरेन के अंदर आप कश्मीर देखो, जम्मू, अपना चाइना फ्रंटियर देखो, पहाड़ियों में रोबो कहां जाएगा तुम्हारा यार? मतलब वीडियो गेम के लिए अच्छा है, बट टेक्नोलॉजी चाहिए हमें ISR के लिए, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए। सर्वेलेंस के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए कि आप अब जो 1 फीट का आप नंबर प्लेट पढ़ सकते हो कार का, अगर वहां से, वो टेक्नोलॉजी चाहिए देखने के लिए दुश्मन कहां पर आ रहा है, क्या कर रहा है। बट रोबोट्स क्या करेंगे? एक इंसान को बदलने कभी भी कॉस्ट भी नहीं, बिकॉज फाइनली इट इज बूट्स ऑन ग्राउंड। हाँ, बूट्स ऑन ग्राउंड, एंड जितना मर्जी हथियार दे दो, जितना मर्जी सोफिस्टिकेशन दे दो, फाइनली यू नीड अ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड कब फायर करना है, कब नहीं करना है। अगर सारा का सारा AI को हैंडओवर कर देंगे, ये कर देंगे, ये पता नहीं किस दिन बटन दबा देंगे और कब न्यूक्लियर वेपन वॉर शुरू हो जाए या क्या हो जाए। सो दे आर देयर, दे विल हैव यूजफुलनेस। कहीं कहीं अर्बन फाइटिंग में जरूरत पड़ सकती है, बट जिस तरीके की हमारे दुर्गम हमारी पहाड़ियां हैं और हमारी सरहदें हैं, वहां रोबोट वगैरह ठीक है, किसी को दिखाने के लिए ये बना दिया हमने, बट इट कैन नेवर रिप्लेस द सोल्जर, नॉट एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर। ग्रेट।
सर आपके बारे में जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, बहुत सारे आपके वीडियोस देखते हैं, आप एक चीज के लिए बहुत पॉपुलर हैं कि आपके साथ जो सोल्जर्स काम करते थे, आपने कभी भी उनमें से किसी की जान नहीं जाने दी। क्या आपने स्ट्रैटेजी के लिए कुछ ऐसा किया? क्या आप करते थे कि ये वाला आप चीज एस्टैब्लिश कर पाए? देखो, दो चीजें हैं राहुल। एक तो है जो मैं कश्मीर की और उसकी बात करता हूँ, जहां मेरा ये था कि यार मैं उनको कहता भी था, मैंने कहा भाई देखो ये मेरी कमिटमेंट है, मैं चाहता हूँ टेन्योर पूरा करके मैं भी वापस जाऊं और तुम लोग भी अपने घर वापस जाओ। ठीक है, हम मिलिटेंट मारेंगे और अगर कोई निकल गया वो किसी और दिन मारा जाएगा, बट योर सेफ्टी, बिकॉज हमारी बड़ी वैल्यू है यार ह्यूमन की। एक सिपाही आता है गांव से, उसके बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सिस्टर है, बुआ, चाची, कितना बड़ा हमारा परिवार होता है, सबकी एक उस इंसान पे हसरतें टिकी होती हैं। तो लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल, और मैं मानता हूं फौजी की लाइफ बहुत वैल्यूएबल है और सिविलियंस की लाइफ भी वैल्यूएबल। लाइफ की इज्जत करनी चाहिए, लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है राहुल, जो मेरी नॉर्मल कमांड में रहा, मैं कंपनी कमांडर रहा हूं, सीओ रहा हूं, ब्रिगेड कमांडर रहा हूं, वो मेरा ना जवानों के साथ एक अलग किस्म का प्यार रहा है। आई हैव जस्ट लव्ड सोल्जर्स। और मैंने ऐसे मेरी लीडरशिप की स्टाइल रही है काम करने की, कि वो उस टाइम भी फौज में लोग हैरान थे, यार तुम्हारा सीओ ऐसे करता है, यार ये कर्नल यशमोर सचमुच में ऐसे करता है। जब मैं कंपनी कमांडर था तो मेरे सीओ हैरान थे कि यार तुमने ये ऑर्डर नहीं फॉलो किया। मैंने कहा सर मैंने इसलिए नहीं फॉलो किया क्योंकि फॉलो करने लायक नहीं था, क्योंकि जवानों को छुट्टी भेजना था। बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बता रहा हूं, मैंने कहीं बात भी नहीं की है। एक बार मैं बहुत सीनियर कंपनी कमांडर था और हमारे सीओ छुट्टी चले गए, और ये दिवाली के आसपास का था, और कोई ऐसा हुआ है कि जो ऑफसेटिंग सीओ बने मेरे से सीनियर थे, उनको भी 4-5 दिन के लिए उनके भी घर में कोई इमरजेंसी होगी, तो मैं बन गया सीओ। मतलब कह लो आप 10-15 दिन के लिए मैं ऑफसेटिंग सीओ बन गया अपनी यूनिट का। आगे दिवाली, तो सीओ और ये सब बता के गए थे भाई हर कंपनी से आपने 3 या 5 लोगों को दिवाली पे छुट्टी भेज देना, बाकी को नहीं। तो अब मेरे पास जो वो हमारे जेसीओज आए, हवलदार वगैरह आए, और दिवाली है यार, बहुत बड़ा त्योहार है हमें। और मैंने कहा यार ये बताओ, कहते सर छुट्टी दे दो। मैंने कहा ठीक है दे देंगे सीओ साहब की, सर कुछ और कर दो आप तो ये वो। मैंने कहा ये बताओ यार कि कितने लोगों से काम चल सकता है बेयर मिनिमम, 2 दिन 2 रात 3 रात। कहता सर 40-50 लोग, ये ड्यूटी है। मैंने कहा बाकी कितने बच गए? कहता सर 250-300 बच गए। मैंने कहा हम हैं कहाँ बैठे? हम पंजाब में थे, कहीं कोई इंसर्जेंसी में नहीं थी, कोई बॉर्डर पे नहीं थे, कहीं नहीं थे, पीस उसमें टेन्योर में थे। तो मैंने जो है वो किया, और मैंने कहा यार 3 दिन के लिए 2 रात अगर कोई घर जाने के लिए तैयार है, और घर जाना में देखो 2-3 हज़ार रुपए खर्च है, ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा, टैक्सी करेगा, कोई बाय एयर जाएगा, सब दिवाली 1 रात 2 रात अपने बच्चों को देखने के लिए। मैंने कहा ऐसा करो आप जो बेयर मिनिमम है ना ड्यूटी वो रखो, बाकी सबको छुट्टी भेज दो। तो वो बात जो है ऐसा कभी हुआ नहीं था इतिहास में। तो तकरीबन 250 लोग जो है 3 दिन के आउटपास, 3 दिन की कैजुअल लीव मैंने भेज दिया। तो अलग ही माहौल हो गया यूनिट में, यार ये क्या हो गया? कहते जिसको मैंने कहा मैं नहीं साइन करूंगा, आप निचले लेवल पे साइन करो, टाइम पे वापस आना, ये प्रॉमिस है, और कोई गदर नहीं करना है, कोई वो नहीं। सो दे वेंट, दे केम बैक। तो सीओ साहब जब आए वापस, कहता है यश मेरे को बुला लिया ऑफिस, मैंने सुना तुमने इतने लोगों को छुट्टी भेज दिया। मैंने कहा हाँ सर। कहता है बट मैंने तो ऑर्डर ये दिए थे। मैंने कहा सर आपने ऑर्डर दिए थे जब आप सीओ थे, अब मैं सीओ था। तो ये बात, और वो मेरे मित्र थे तो मैं कह सकता था उनको। जी। मित्र मतलब 4-5 साल मेरे से सीनियर थे, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, मुझे जानते थे किस टाइप का बंदा है। वो मेरे से नाराज हुए बट कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि अब मेरे पास थी भाई। अगर लड़ाई हो जाती, वो तो केरला गए हुए छुट्टी पे, लड़ाई हो जाती तो यशमोर ही जाता ना भाई। अगर कुछ हो जाता, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने कहा सर मैं सीओ था, मैंने ली। तो मैंने ऐसे ना राहुल अपने जवानों के लिए और इस प्रकार के काम किए हैं, मतलब बिल्कुल एसओपी से, रूल रेगुलेशन से हटके, इसलिए वो मुझे प्यार भी करते हैं, और मैंने देखा फिर वो काम भी जबरदस्त करते हैं। द हैप्पी टीम्स आर वेरी प्रोडक्टिव टीम्स। वंडरफुल। सर मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट जो लोग देख रहे होंगे उनको एक आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनका एक नया अवतार देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक जनरल पब्लिक को लगता है ना, जो कि आर्मी के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और बहुत टाइट करके रखते हैं, आर्मी डिसिप्लिन तो लोग कहते ही हैं। आपके लाइफ में सर ऐसा कोई किस्सा हुआ है कि जो आपके साथ लोग काम कर रहे थे उस टाइम,
उनके लिए आपने कोई ऐसी चीज़ करी हो जो शायद आज आपको याद हो, या वो आपको आके बोलते हो कि आपने ये हमारे लिए किया था, ऐसा कोई किस्सा आपकी लाइफ में हुआ हो? पीछे मुड़ के देखूं तो बहुत लोगों की ज़िंदगी जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा मैंने बदली है, बट मुझे ये मौका मिला। मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ यार। गांव से निकल के एक सिपाही का बच्चा जो है वो कमांडिंग ऑफिसर बना, ब्रिगेड कमांडर बना, और मैंने इंडिपेंडेंट ब्रिगेड कमांड किया, आर्मर्ड ब्रिगेड, मतलब टैंक ब्रिगेड कमांड किया, तो बहुत फख्र की बात है। तो मैंने हर जगह ये कोशिश की राहुल कि मैं पर्सनल टच दूं। इनफैक्ट मैं अपने यंग ऑफिसर्स को बोलता तो डोंट कमांड बाय अ माइंड, कमांड बाय योर हार्ट। दिल को आगे रखो, दिमाग को पीछे रखो। दिमाग है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, टैक्टिक्स बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, बट ह्यूमन रिलेशंस में हमेशा लेट योर हार्ट रूल। तो दिल की सुनोगे, दिल हमेशा, दिल बच्चा होता है, दिल प्यारा होता है, दिमाग खुराफाती होता है। तो मैं एक किस्सा मुझे याद है, मैं ब्रिगेड कमांडर था, ब्रिगेडियर था अमृतसर के अंदर, और मेरा जो पीए था, मेरा पीए साउथ इंडियन था, तो उसको मैंने बोला देखो यार, आप मेरे सबसे क्लोजेस्ट हैं, आप हर चीज़ मेरे बारे में जानते हैं, तो आपसे बहुत से लोग अप्रोच करेंगे कि सर क्या कर रहे हैं, सर की क्या सोच है, सर से मिलना है, तो आप ना किसी को निराश मत करना, आप ब्यूरोक्रेट मत बनना, जो भी चीज़ है मेरे को आपने फ्रैंकली बताना है। तो वो समझ गया कुछ दिनों में कि सर बड़े खुले उसके हैं, और मेरा ना दफ्तर का दरवाजा खुला रहता था। मैंने जो फ्यूडल सिस्टम है ना, लाल लाइट हरी लाइट, तो सबसे पहले मैं वो निकाल के फेंकता हूँ। वो जो एक दिखाता है जी ये जनरल साहब बैठे हैं, ब्रिगेड ये सीओ साहब बैठे हैं, वो मैंने सबसे पहले उखाड़ के पहले दिन उनको बाहर फेंकता हूं कि ये सबका है, आ जाओ। वीआईपी कल्चर खत्म, टोटल वीआईपी, एंटी वीआईपी कल्चर मेरा ये रहा। तो एक दिन ये आया मेरे पास, पीए मेरा जो है, कहता सर एक आंध्र प्रदेश का एक एनसीओ है, और 2 दिन से आप तो गए हुए थे कहीं बाहर एक्साइज में, 2 दिन से मेरे पास आके रोए जा रहा है, कहता खुदकुशी कर लूंगा, साहब से मिलवा दो। मैंने कहा क्या हो गया? कहता सर उसकी ना समस्या बहुत गंभीर है, और मैंने कहा बुलाओ। तो वो आ गया, दुबला पतला, मुझे अभी भी याद है, आंध्र प्रदेश का था, सीनियर एनसीओ, आपसे जो 23.5 साल सर्विस, रिटायरमेंट के पास है, बच्चे हैं उसके बड़े बड़े। तो आया मेरे ऑफिस में, और खड़े होते ना उसकी आंखों से आंसू। तो मैंने कहा क्या हुआ? बैठो बैठो। मैं सबसे पहले सबको बैठाता हूं, मतलब लोग हैरान है यार, मैं जवान आ जाए, कोई भी आ जाए, सबसे पहले बैठ जाओ, बैठ के बताओ क्या बात है। तो बैठे ना, वो बड़ी मुश्किल से कुर्सी के एज पे बैठा। फिर मैंने कहा चाय पिलाओ, चाय ना पिए। मैंने कहा नहीं बैठो। मैंने कहा बताओ बात क्या है। बात क्या थी ना, वो हवलदार से नायब सूबेदार, उसका प्रमोशन हो गया था, उसने वो 1 स्टार भी लगा लिया। तो एक जवान के लिए बहुत बड़ी बात है साहब नायब सूबेदार बनना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है आपका नायब सूबेदार का, और पेंशन वगैरह सब चेंज हो जाती है, घर में सूबेदार साहब बन जाता है। तो उसका प्रमोशन आ गया, और प्रमोशन के 3 महीने के बाद उसको बोला भी तेरा प्रमोशन गलत हो गया, तो अभी हवलदार बन गया तू। ये बंदा, मतलब इसका पे भी आ गई नायबदार की, इसका नंबर भी आ गया, और इसको उसने वहां नेचुरली एजिटेटेड हुआ। इसने बोला ये है वो है। उन्होंने क्या रातों रात इसकी पोस्टिंग कहीं नॉर्थ ईस्ट में था, ये कहीं पे ईएमई का एनसी भेज दिया इसको अमृतसर। अब यहां अब उसको जो ऑर्डर दिया, बोला हवलदार सो एंड सो है नायबदार, तो ये आए हुए इसको 1 हफ्ता, इसको किसी ने बोला यार तू वहां, कमांडर साहब बड़े नेक दिल, वहां पहुंच, तो यूनिट में किसी ने सुनवाई नहीं करी, जो हुआ। तो ये 7-8 दिन के बाद मेरे पास आ गया। मैंने कहा कैसे हुआ? कहता बोले कि तुम्हारा प्रमोशन गलत हो गया, और तुम्हारी एक एसीआर जो बाद में आई, उस एसीआर में किसी ऑफिसर ने आपको नंबर कम दे दिए, तो आपको हमें डिमोट करना पड़ेगा, पॉलिसी में आप जेसीओ नहीं बन सकते। तो मेरे पास ऑफिसर बैठे हुए, मैंने कहा काम बंद कर दो भाई। मैंने सीधा जो भी ईएमई की हायरार्की थी, कोर में, कमांड में, आर्मी हेडक्वार्टर में, उनके सेंटर में, मैंने 2-3 घंटे सब जगह फोन घुमाया, सबसे पता लगा भी इसका किसी ऑफिसर ने बिना जाने, इसको जानता नहीं था, उसको बड़े कम नंबर दे दिए एसीआर में, और उसकी वजह से इसका प्रमोशन अब जो है वो कैंसिल हो गया ये। तो अब मैंने कहा भाई, मैंने बुलाया इसके सीईओ को, मैंने कहा भाई अभी ऐसा है, इसको बनाना है जेसीओ। सर मैंने कहा तुम्हारा सारा कुछ अब डिपेंड करेगा कि हम इसको जेसीओ कैसे बनाए। सर इसका तो ये है वो है, इसकी तो ये रेगुलेशन है फलाना। मैंने कहा जो मर्जी रेगुलेशन है, फौज है, कुछ भी हो सकता है। मैंने राहुल अगले 3 महीने, पहली बात तो उसको बोला ये एनसीओ के साथ नहीं रहेगा, इसको अलग कमरा दे दो। इसका मतलब एक इसके जो इसको प्रमोशन मिल गया था, पे तो मैं नहीं दे सकता उसको रैंक की। उसके बाद हमने इसकी पूरी पेपर वर्क करी। वो जो एसीआर उसको किसी ने दिया था गलत,
उस एसीआर को सेट असाइड करने के लिए आर्मी कमांडर तक जाना पड़ा हमारे को। आर्मी कमांडर के ऑफिस में मैंने हर एक से पर्सनली फोन करता था, यार ये एप्लीकेशन आएगी, साइन करा देना, ये साइन करा देना, ये प्लीज। 2-3 महीने लगे, आर्मी कमांडर से साइन कराया, रिकॉर्ड में भेजा बंदा बाई हैंड, बोला भाई अभी वो एसीआर को रफा दफा करो, इसको उसका रैंक दिलाया, उसको दोबारा नायब सदार बनाया उसको। तो मतलब मैं कहा यार ये, और वो जब आया मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उसकी लाइफ। तो इस तरीके से बहुत बहुत मेरे साथ हुए हैं जहां मैंने बिल्कुल रूल रेगुलेशन साइड में अब मदद करनी है तो कैसे करनी है तरीका। और फौज में ना राहुल, या तो रूल रेगुलेशन से चल लो, या इतना फ्रीडम अवेलेबल है ना, इतना फ्रीडम अवेलेबल है जो आप कमांडर, आप अंदाजा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, दिल होना चाहिए। आप एक कोई कैंसर वाला इंसिडेंट मेरे को बता रहे थे जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। वो मेरा एक बास्केटबॉल का प्लेयर है जी, तो मेरी यूनिट में ही अच्छी बास्केटबॉल, हमने भर्ती उसको बास्केटबॉल के लिए किया। वो खेल रहा था, मुंडा बड़ा चंगा खेलता है, इसको ले लो, वो भर्ती हो। लेकिन वो कॉलेज का था, उसको आ तो गया, लेकिन उसने कभी छुट्टी से लेट आना, कभी वो हम टॉलरेट कर लेते थे, यार ये अच्छा प्लेयर है। एक दिन मैं सीओ था, वो आया कि सर मेरी माँ जो है कैंसर है और उसको कमांड हॉस्पिटल में एडमिट है, घर में कोई है नहीं। यार कोई नहीं है, भाई भूई सिस्टर, कहते सर कोई नहीं है, मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने बुलाया भी इसकी छुट्टी, कहता छुट्टी तो सारी काट ली इसने। मैंने कहा यार तू अब आया मेरे पास, छुट्टी तूने पर, सर देख लो आप जो कहोगे मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये है वो है। मैंने कहा वो तो ठीक है, तो मैच तो जिता रहा हमारे को, लेकिन मैंने बुलाया एसएम साहब को, मैंने कहा साहब इसको ना भेज दो इसकी मदर के इलाज के लिए। कहता साहब कितने दिन? मैंने कहा कितने ही दिन नहीं, जब इसकी माँ ठीक हो जाए आ जाए। मैंने कहा जब इसकी माँ ठीक हो जाए तब तक इसको कोई बात नहीं, हम इसको टेम्परेरी ड्यूटी दिखा दो इसको। तो हमने कहीं की टेम्परेरी, जो पेपर वर्क किया मेरे स्टाफ ने किया उसको, वो आज भी इस बात को, बात होगी 20 साल से ज्यादा पुरानी है, 20-25 साल पुरानी बात है। वो आज भी जब मुझे फोन करता है, कहता है साहब मेरी माँ आज भी जी रही है, और वो जब भी अरदास करती है और वो गुरुद्वारे में जाती है, आपका नाम जपती है कि यार। तो ऐसे बहुत केस हुए मेरे साथ। वाह, ये तो एक बहुत ही इमोशनल चीज है यार, इमोशन होना चाहिए ना राहुल। जी जी, यार दिल में अगर इमोशन नहीं तो फिर मतलब ठीक है, वेपन सिस्टम है, वो सब करते हैं हम अपनी जगह पे, ओके, बट एक दिल धड़कना चाहिए। मुझे लग रहा था आज मेजर जनरल साहब आ रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा। क्योंकि जनरली जो आर्मी ऑफिसर्स का, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक इमेज जो कॉमन मैन के दिमाग में है वो यही है कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद भी ना, हाँ वो एक इमेज बनी हुई है। हाँ, वो और कई यूट्यूब पे भी ऐसी बातें करते हैं, वो ऐसे लगता है कि बस ये गुस्से में ही आते हैं रोज। हाँ। वंडरफुल सर, कुछ बच्चे होंगे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, हाँ। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या अदर सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। पहली बात तो क्या इंडियन आर्मी, ये एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जनरल, अपने लिए नहीं बट जनरल पब्लिक के लिए, इंडियन आर्मी वर्सेस एन आईटी जॉब, बहुत ग्लोरीफाइड, मतलब ग्लोरीफाइड तो इंडियन आर्मी भी है, लेकिन ग्लैमर है, ग्लैमर क्वेश्चन, ग्लैमर है आईटी जॉब्स में, कॉर्पोरेट जॉब में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी कंपनी में चले जाओ। क्या आज का यूथ जो है वो आर्मी को वैसे देखता है जैसे पहले देखता था, नेशनलिज्म? आपको लग रहा है, आप एक बार आप थोड़ा आइडिया देंगे कि कहाँ पे जाना चाहिए यूथ को? देखो ये ना पर्सनल चॉइस होती है। ओके, एवरीबडी इज नॉट सुटेबल फॉर आर्मी। ओके, ठीक है, वो आपको खुद को देखना है कि क्या आप में वो सब चीजें हैं, वो क्या आप में वो सब चीजें हैं टू बिकम ए ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, और आई विल आल्सो टेक आर पैरामिलिट्री फोर्सेस। तकरीबन सिलेक्शन सिस्टम एक ही तरीके का है, वो आपने देखना है आप में क्या है। अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, अगर आप सुटेबली एचआर जॉब के लिए हो, आपने आईएम करना है, कॉर्पोरेट, वी नीड गुड पीपल देयर आल्सो। मैं तो कहता हूं हर जगह अच्छे लोग चाहिए, अच्छे आईएएस ऑफिसर भी चाहिए, अच्छे कॉर्पोरेट भी चाहिए, और देश की सेवा हर एक कोई कहता है। ये फालतू के नेशनलिज्म और ये जिंगोइज्म के साथ लोग नेशनलिज्म को जोड़ने लगे, ये कोई, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो हमें सिंसियर लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। और मैं तो लाखों लोगों को पढ़ाता हूं, सबसे पहले मैं किस चीज पे जोर देता हूं, मैं कहा कोचिंग फैक्ट्रियों में मत जाओ, पहले अच्छा इंसान बनो। इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग यू विल गेट रिकमेंडेड। बिकॉज हम क्या क्वालिटी चाहते हैं मिलिट्री ऑफिसर में? हम चाहते हैं वो संवेदनशील हो, पढ़ा लिखा हो,
अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हो, अडेप्टेबल हो, सोशल उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो कि उसमें ज्यादा कीड़ा ना हो, धर्म का ये सब ना हो, जात पात का ये सब ना हो, और देश के किसी भी कोने में जाके कहीं भी रह सकता हो, और उसको जो है थोड़ा आउटडोर टाइप हो, आउटडोर एक्टिविटी पसंद हो, भागना दौड़ना पसंद हो, एडवेंचर पसंद हो, ये सब चीजें चाहिए ना हमें। और इफेक्टिव इंटेलिजेंट भी हो, क्योंकि लीडर हो तो आपको जल्दी डिसीजन लेने पड़ेंगे, यू हैव टू बी लिटिल मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स। सो इंटेलिजेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज व्हाट वी आस्क फॉर। तो वो अगर आप में है, पढ़ाई लिखाई बाद में है, पढ़ाई लिखाई बाद में है, वो भी चाहिए अगर सक्सेसफुल बनना है। सो आई कीप टेलिंग स्टूडेंट्स, अब तो लड़कियां बहुत फॉलो करती हैं, एनडीए में भी जा रही हैं। इनफैक्ट जो मेरा पहला बैच था गर्ल्स का जिसको हमने भेजा एनडीए में, वो लड़कियां भी लास्ट टर्म में आ गई हैं। लास्ट टर्म, दे विल पास आउट इन जून नेक्स्ट ईयर, दे आर द फर्स्ट बैच। सो तो मैं तो ये कहता हूं बॉयज और गर्ल्स को, पहले इंट्रोस्पेक्ट करो, और फिर भी मन है तो फिर अपने आप को, अपनी एट्रीब्यूट्स चेंज करो, अपनी हैबिट्स चेंज करो, आप क्या पढ़ रहे हो वो देखो, अपने दिमाग को क्लीन करो, अपने दिल को क्लीन करो, एंड डेवलप अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो 5-6 महीने में आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, देन यू मस्ट ट्राई फॉर डिफेंस फोर्सेस। ओके, फीमेल्स की सर अभी आप बात कर रहे थे, गर्ल्स की आप बात कर रहे थे, बहुत लंबे पीरियड तक इंडियन आर्मी के सीनियर लेवल में विमेंस की एंट्री अलाउड नहीं थी। क्यों नहीं थी? अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है? इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? देखो, वर्ल्ड ओवर विमेन वर नॉट देयर इन द मिलिट्री, है ना। थी तो मेडिकल में थी, नर्स में थी, कहीं कहीं पे इंटेलिजेंस में, एजुकेशन में थी, बट फ्रंट लाइन में नहीं थी। तो इंडियन आर्मी में जितनी भी विमेन की एंट्री हुई है, कोर्ट्स ने करी है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये ना आर्मी लेके आई, ना एयरफोर्स, ना नेवी, इट वाज ऑल थ्रू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी भी जो एनडीए सुप्रीम कोर्ट ने किया, परमानेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने किया, सब कुछ। तो 1992 में विमेन एंट्री वाज स्टार्टेड एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल के लिए, देन एक्सटेंडेड टू 10 years, 14 years। अब उनमें से बहुत सी फीमेल ऑफिसर्स को जो है परमानेंट कमीशन दे दिया गया है। बट हमारे यहाँ क्या, क्योंकि कोर्ट इंड्यूस रहा है सारा का सारा, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, तो हमारे पास सोल्जर्स नहीं है फीमेल। तो बड़ी अजीब सी बात है कि अब अधिकारी तो हैं कुछ, वो भी बहुत कम मात्रा में, सिपाही नहीं है। तो मतलब अगर विमेन को रियली में हम चाहते थे विमेन एम्पावरमेंट का, पहली बात तो फौज ये जगह नहीं है विमेन एम्पावरमेंट ट्राई करने की। सुप्रीम कोर्ट की तो चीफ जस्टिस कोई औरत आज तक बनी नहीं है। फौज में वो चाहते हैं कि आ जाएं, लीडर भी बन जाएं, कॉम्बैट में भी आ जाएं, ये भी आ जाएं। एक तरीका तो ये है देखने का। दूसरा ये है कि नहीं, दे आर वेरी पैशनेट, एटलीस्ट आई सी यंग गर्ल्स, दे आर एज पैशनेट एज बॉयज, वेरी वेरी डाई हार्ड, हर चीज में उनमें जबरदस्त जो है काम करने का और फौज ज्वाइन करने का मादा है और इंटरेस्ट है। सो व्हाई शुड वी स्टॉप देम, हु आर वी टू स्टॉप देम, वो बात है। दूसरा ये है कि देखो, कई जगह अभी भी कॉम्बैट में, स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हाई एल्टीट्यूड के अंदर और फाइटिंग आर्म्स में अभी भी विमेन आर नॉट अलाउड, सपोर्ट आर्म्स में और सर्विसेज में है। एंड बाय एंड लार्ज उनका रोल अच्छा भी रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं रहा है। अभी आपने देखा वो कंट्रोवर्सी हुई जहां विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए हैं कि जो है उनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सो वो भी एक मुद्दा भी कुछ दिन पहले चल रहा था। बट दे आर हेयर टू स्टे, विमेन आर हेयर टू स्टे, बट नॉट इन लार्ज नंबर्स। जिस परसेंटेज में है उस परसेंटेज में सही है, बट मोर एंड मोर विमेन वांट टू ज्वाइन। तो जब सोल्जर्स आना शुरू हो जाएंगी तब जाके कहीं हमें पता लगेगा कि मतलब ये सही है या गलत है। बट सही है, गलत तो हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान आर्मी में भी है, बांग्लादेश में भी है, हर फौज के अंदर है विमेन। पायलट्स हैं, हमारे भी फाइटर पायलट्स हैं, हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट्स हैं। अब तो सबमरीन में भी जाने की तैयारी हो रही है विमेन की। जी, पूरा इकोसिस्टम शायद एक बार जब बनेगा तो हाँ, तो टाइम लगेगा मेन को भी समझने में कि देखो, लीडर हैज नो जेंडर, लीडर इज अ लीडर। अच्छा लीडर है, खराब लीडर है। खराब मेल भी हो सकता है सीओ, खराब फीमेल सीओ भी हो सकती है। सो वी शुड स्टॉप लुकिंग एट देम एज ये फीमेल है, ये मेल है। अ लीडर इज अ लीडर एंड दैट इज हाउ वी मस्ट ग्रूम देम, ट्रेन देम एंड देन सी हाउ दे परफॉर्म। वंडरफुल। अग्निवीर, कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है कि इस पे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, कुछ एजिटेशंस भी हुए थे, कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे। क्यों इंप्लीमेंट किया गया?
इम्प्लीमेंट करने के फायदे क्या है सर, नुकसान क्या है? एक मोटिवेशन सोल्जर का जब वो कुछ सालों के लिए जाता है और उसको पता है मेरे को वापस जाना है अपने नॉर्मल लाइफ में, तो आपको क्या लग रहा है इसका क्या इम्पैक्ट है अग्निवीर पे? देखो इसका इम्पैक्ट तो अभी तक तो नेगेटिव है। ओके। और ये स्कीम लाने के पीछे रीजन तो था, जो हमारा डिफेंस बजट है पे एंड अलाउंसेस का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ओके। तो ये आया कि यार इनको पहले 4 साल के लिए रख लो, वो भी 20-22 हज़ार रुपए पे, एंड इनको सिपाही का स्टेटस नहीं है, अग्निवीर अलग स्टेटस है, ही इज नॉट अ सोल्जर, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आर टोटली डिफरेंट देन रेगुलर सोल्जर्स। तो और सडनली आया ये, अगेन कोई वार्निंग नहीं, कोई, ये डिमोनेटाइजेशन की तरह था, कल से अग्निवीर। तो 3 साल भर्ती नहीं करी हमने, 3 साल तक बच्चे दौड़ते रहे, भागते रहे, कोविड में हर जगह भर्ती चलती रही, फौज में भर्ती नहीं हुई, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। एंड देन सडनली इन जून 2022 दिस स्कीम केम इन, तो 2.5 साल हो गए इसको। तो एक तो गांव देहात का जो किसान समाज से जो लोग आते हैं, वही फौज में 90% वही हैं जो सोल्जर बन के आते हैं। उनके तो दिल टूट गए, उन्होंने भागना दौड़ना बंद कर दिया, या तो डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं, या फिर अपनी पुलिस को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को, वो यहाँ क्यों आएगा अगर उसको सीआरपीएफ बीएसएफ में 58 साल तक गारंटीड नौकरी है, 58 साल तक, यहां 4 साल के बाद पता नहीं क्या होगा आपके साथ, तनख्वाह भी कम है, माँ बाप को भी स्टेटस नहीं मिलता है, माँ बाप को मेडिकल का भी स्टेटस वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ 30 दिन की छुट्टी है साल में, बाकी दूसरा जवान 90 दिन जाता है। फर्क तो देखो ना आप, एक जवान 30 दिन छुट्टी पूरे साल में बैठा है तंगधार में, और घर है आपका मुजफ्फरनगर में या रोहतक में या कहीं राजस्थान में, और आप बैठे हो वहां बॉर्डर पे 30 दिन छुट्टी, साथ वाला जो परमानेंट है वो जाता है 90 दिन छुट्टी साल में, और पे दुगुना तिगुना फर्क है पे के अंदर, और 4 साल के बाद आपका क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो आई होप इसके ऊपर मैं तो सोचा किताब आ जाएगी जनरल आराम की, वो किताब नहीं आई, उन्होंने काफी इसमें इस स्कीम के बारे में था कि हमें ही नहीं पता था, फौज को ही नहीं पता था, कंसल्ट नहीं शायद किया गया। सो मैंने तो काफी लिखा है, बोला इस स्कीम के बारे में, बट आई होप समबडी टेक्स अ कॉल, और इसके ऊपर अगर फीडबैक सही हो तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किए जा सकते हैं, 4 साल से 7 साल किया जा सकता है। अभी सिर्फ 25% को रिटेन करते हैं, आप 75% को रिटेन कर लो। सो वी हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव। देखो पूरे देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है सबसे मजबूत भारत के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन जो 1947 से आज तक पूरे भारत को विश्वास है, वो है फौज। उसके अंदर ही आपने ये स्कीम इतनी अच्छी थी तो आईएएस आईपीएस को अग्निवीर कर देते, 4-4 साल आओ करके चले जाओ, क्यों ट्रेनिंग करानी, क्यों इतना पैसा लगाना है? आप ऑफिसर काडर में ला सकते थे, आप पुलिस में क्यों नहीं लाए? ये इतनी अच्छी है तो इसको बीएसएफ सीआरपीएफ उसमें ट्राई कर लेते, पुलिस में ट्राई कर लो, फौज में क्यों ट्राई करी मुझे पता नहीं है। और तो अब उन लोगों का मोराल कैसा होगा जिसको ये नहीं पता 4 साल बाद मेरा क्या होगा? और 4 साल में आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये 4 लोगों में से एक को रखना है? कैसे डिसाइड करोगे? चारों बराबर एक जैसे हैं, चारों मोटिवेटेड है, चारों फिजिकली फिट है, कैसे डिसाइड करोगे आप किसको रखना है? मैंने फिर वही होगा, वो जो सेलेक्ट हो जाएगा बाकी नाराज होंगे, वो कोर्ट जाएंगे, जी मेरे को कैसे आपने रिजेक्ट कर दिया, वो नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और हमारी एक और चीज है जो कटिंग एज है ना फौज की, फौज पावर कहां से ड्रॉ करती है? क्यों फौज में ये एक जज्बा है लड़ने का? वो जज्बा है हमारी प्लेटून, सेक्शन और कंपनी की वजह से, जो सबसे छोटी यूनिट होती है लड़ाई की, उसी में अगर आप एडजस्टेड नहीं हो, आपको पता ही नहीं मैंने यहां रहना है नहीं रहना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोचना चाहिए हमें। तो ये देखते हैं क्या होता है इसका आगे। ओके सर, एक जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें ना, बहुत सारे लोग मेंटल इश्यूज से जूझ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जो इंडियन आर्मी में लोग करते हों, वो जनरल पब्लिक की लाइफ में अगर लाया जाए तो बेटर हो सकता है? वहां उससे क्या लर्निंग एक जनरल पब्लिक ले सकती है? देखो मिलिट्री की लाइफ से तो बहुत कुछ ले सकते हैं, बट मिलिट्री में भी हेल्थ इश्यूज और मेंटल इश्यूज है। ओके यस, मिलिट्री में पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज और मेंटल इश्यूज है, ये मत सोचना कि वहां नहीं है। ओके अभी पार्लियामेंट के अंदर था कि पिछले 5 साल में 700 पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिकों ने खुदकुशी करी है और 50,000 रिजाइन करके जा चुके हैं। तो ये नहीं है कि वहां बहुत बहुत अच्छा है और वहां से हमें सबक लेना चाहिए, बट मैं जनरली बताता हूं, जब से ये इंटरनेट
और ये जो है जॉब्स है नहीं, क्रिएटिविटी, तो बहुत से यंग लोग जो है ना नेट के ऊपर बैठे हुए हैं जहां उनका माइंड किसी एक दिशा की तरफ, कोई ना कोई किसी आइडियोलॉजी की तरफ जा रहा है, और फिर वो देखता है कि ना एजुकेशन है ना कुछ और है, गुस्सा इतना अंदर भर गया है किसी मजहब के प्रति या किसी और चीज के प्रति, वो कुछ करने लायक नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। हमारा इकोनॉमी में रिच आर गेटिंग रिचर बट पुअर आर गेटिंग पुअरर, जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री उस लेवल तक नहीं पहुंची कि हम जॉब्स क्रिएट कर पाए। तो क्या हो रहा है ना कि मेंटल इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं और दूसरी हेल्थ के इश्यूज हैं। अब आप सोचो कि हमारे देश में ना बड़ा अजीब सा वो है, सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन यहाँ, सबसे ज्यादा ओबीज भी यहाँ है। ओबेसिटी भी हमारे लिए खतरा हो रखा है और मेल न्यूट्रिशन भी खतरा है। तो क्योंकि मैं नौजवानों के बीच में बहुत रहता हूं, मैं सबको कहता हूं यार थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना हर एक को भारत में जरूरी है। आप खाना क्या खा रहे हो, किस प्रकार का खा रहे हो, ये फास्ट फूड, जंक फूड, और मैं हमेशा स्मोकिंग के खिलाफ, अल्कोहल के खिलाफ, पोर्नोग्राफी के खिलाफ। मैं तो सरोगेट ऐड पे मैंने वीडियो बनाई है कि आप क्रिकेट प्लेयर की फोटो लगाते हो, शाम को आपको गुटखा बेच रहा है, आपको कहता मेक इट लार्ज कर लो, और कोई और आता है वो धर्मगुरु कुछ और पेल रहा है आपको। सो यंग हमारा ना डायरेक्शन लेस है। सो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी शुड हैव लॉट ऑफ स्टेडियम्स, वी शुड हैव साइकिलिंग ट्रैक्स, वी शुड हैव स्विमिंग पूल्स, वी शुड हैव यंग पीपल आउट रनिंग। वो है नहीं, स्कूलों में ग्राउंड नहीं है, कॉलेजेस में कोई धेले का खेलता नहीं है। इवन यू हैव बीन टू IIM, आप IITs में जाके देख लो, सुबह चले जाना किसी IIT में, अब वो कितने बच्चे ग्राउंड में। मैं तो जाता हूं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सबसे पहले मैं सुबह वॉक करके यही देखता हूं, इस कॉलेज में 5000 बच्चे 50 ग्राउंड में है, बाकी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं है ग्राउंड के अंदर, वो सो रहे हैं लेट, वीडियो गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल सर, सारे क्रिकेट प्लेयर कहते हैं ड्रीम 11 पे टीम बना लो। जितने बड़े कॉलेजेस है सर, आज IITs की बात कर ले या जिन भी कॉलेजेस की बात कर ले, जो इवनिंग का टाइम है ना 10-11 बजे से 2-3-4 बजे तक का, वो माहौल बहुत खराब हो चुका है। उसमें नशे, ड्रग्स, इस तरह की चीजें होती हैं, और इस चीज को ना बहुत कूल समझा, या इट इज अज्यूम्ड टू बी कूल। हाँ, तो एक एक्सट्रीम पे रैगिंग है, फिर ये मेथ है जो कि लैब में 50 रुपए की गोली मिल रही है आजकल, हर स्कूल कॉलेज के बाहर बिक रही है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। स्मोकिंग बिकम्स कूल, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं वहां। अल्कोहल है, पोर्नोग्राफी है, वीडियो गेम है, तो 4-5 बजे तक तो यही कर रहे हैं, क्लास ही नहीं अटेंड करते हैं। बिल्कुल। तो कहां तो उनकी फैकल्टी क्या कर रही है, फैकल्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बंगलों में रहते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? उस पे भी थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा। वैसे तो आप गेस्ट है, ऑब्वियसली हम आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा यूथ से रिलेटेड हाँ, बिल्कुल रहता हूं। कॉलेजेस ने भी सर चीजों के ना शॉर्टकट्स निकाल लिए हैं। कॉलेजेस भी अपने जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, अपने जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, उन पे ऑफिस कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं। और वो जो कल्चर है जिसको प्रमोट करना चाह रहे हैं ना, वो एजुकेशन कल्चर को नहीं, डांस कल्चर जो इनके इवेंट्स होते हैं, पूरे नवंबर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना और इवेंट्स करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कॉलेजेस नवंबर में इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस इनकी शुरू हुई जून में या मई में, जब भी क्लासेस किसी भी बैच की शुरू होती है तो फ्रेशर्स पार्टी हो गया, अगले महीने डीजे पार्टी हो गया, उससे अगले महीने कोई और पार्टी हो गया। पूरे साल ना पार्टियां चलती रहती हैं, और उन पार्टियों में क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं मोस्टली स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट कमिटी ऑर्गेनाइज करती है, उसमें वल्गर कपड़े पहनते हैं, और वो फिर वीडियोस जो है ऑब्वियसली वायरल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी IIT का एक वीडियो है जिसमें कोई महिला बहुत मतलब एक, वैसे तो मैं मोरल पॉलिसिंग पे नहीं बोलना चाह रहा हूं, बट नाउ आई सी अ नीड ऑफ डूइंग इट। एक अच्छा IIT है, वहां पे कोई लड़की या कोई भी लड़का अभद्र कपड़े पहन के नाच रहा है, और वो जो वीडियो है वो कॉलेज के ऑफिशियल पोर्टल पे जा रहा है। ठीक है, इवेंट बच्चों ने ऑर्गेनाइज करा है, लेकिन पोर्टल पे तो आप डाल रहे हो। तो कॉलेजेस ना इन चीजों से उनका वायरल मटेरियल निकल रहा है। तो जब कॉलेजेस का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, बहुत सही बात कही आपने। और एनसीसी की इवेंट्स नहीं प्रमोट हो रही हैं जी, एनएसएस की इवेंट्स प्रमोट नहीं हो रही हैं, सोशल सर्विस की इवेंट्स प्रमोट नहीं हो रही हैं। कमाल की, दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और बॉलीवुड की म्यूजिक, अच्छा कलाकारी भी कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं, पहले तो somebody will write a song, कोई गाना गाएगा, कोई बजाएगा, वो खत्म हो गया, बहुत कम में होता है। मोस्टली आपने टेप चलाई और वो आगे नए नए कॉस्ट्यूम्स में। आई एग्री विद यू। तो इसलिए जो है हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस में और उसमें जो है यूथ
काफी डायरेक्शनलेस है और मेंटोर्स नहीं है। एक बड़ी बात क्या राहुल, देयर आर नो मेंटोर्स। तो जो उनकी फैकल्टी है वो मेंटरिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ। और उस क्या कंटेंट देख रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि स्मार्टफोन सबके पास है, वाईफाई है, नहीं तो फ्री है वाईफाई, चीप डेटा है, तो कौन क्या कंज्यूम कर रहा है ये पता नहीं है। सो आवर यूथ रियली, दैट इज व्हाई मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग ए वेरी सीरियस इशू। इनफैक्ट अभी तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया ने, कल के मैं अखबार में पढ़ रहा था, हैज सेड दिस कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ इशू ऑफ आवर यूथ सो दैट दे आर रेडी फॉर द जॉब्स। सर एक क्वेश्चन बहुत दिन से पूछना चाह रहा था और आपसे बेटर कौन होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इंडियन आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है और बहुत सारे कंट्रीज में और भी आर्मीज हैं। यूएस आर्मी में हाईटेक टेक्नोलॉजीज होती हैं, बहुत सारे वेपन्स होते हैं जो इंडिया से शायद बेटर है। लेकिन ओवरऑल अगर आर्मी की बात करें तो इंडिया की आर्मी आपको क्या लग रहा है कहाँ स्टैंड होती है एज कंपेयर टू अदर आर्मीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज? देखो, डेवलप्ड कंट्रीज की आर्मीज के साथ फ्रैंकली कंपैरिजन इतना फेयर नहीं होगा। ओके। बिकॉज उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ओके, वेपन सिस्टम्स प्रोक्योर करने के लिए, टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस चेंज करने के लिए। ओके। और आई हैव बीन लकी कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में तकरीबन 30-35 देशों की आर्मी के साथ काम किया, इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज विच इंक्लूड यूएसए, इटली, यूके, फ्रांस, इस टाइप के कंट्री के ऑफिसर्स एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की आर्मीज के साथ काम किया। फिर एक साल मैं ढाका में रहा, वहां पर भी मुझे मौका मिला अलग अलग देशों के ऑफिसर्स के साथ एक साल काम करने का। सो हमारी आर्मी की द बेस्ट पार्ट इज आवर रेजिमेंटेशन और यू नो एथिक्स एज ए आर्मी ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन, कि सरकार आए जाए, वी आर अपॉलिटिकल, वी हैव हैड नो रोल। दीज आर बिगर पिक्चर। हथियार आना जाना, टेक्नोलॉजी यूएस के पास है, किसके पास है, बट वी आर अपॉलिटिकल। एंड और ये एक ऐसी आर्मी है विच विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। वी आर नेशन बिल्डर्स। हम कहीं कोई आपदा कुछ हो, आर्मी एक दिन मिनट में तैयार होती है। और कहीं कोई मतलब दंगे हो जाएं, कहीं कुछ हो जाए, दुनिया भर के हमारे देश में हुए, जब आर्मी आ जाती है हर इंसान कहता है फौज आ गई, अब सेफ है। ये बहुत बड़ी बात है। सो आई ड्रॉ आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर एंड देन व्हाट वी हैव डन इन सियाचिन ग्लेशियर, व्हाट वी हैव डन इन 71 वॉर, कारगिल वॉर और कंडक्ट अदरवाइज। हमने कभी हैवी वेपन्स यूज नहीं किए। इवन ट्रबल्ड एरियाज के अंदर, पंजाब में, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, we have been very fair. So that is where I think our army is rated very high, very professional. United Nations में हर जगह डिमांड होती है इंडियन आर्मी ले आओ, बिकॉज बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो नाम नमक निशान ये हमारी आर्मी के बेसिक इथॉस हैं। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। वंडरफुल। पार्टीज होती हैं सर आर्मी में? हाँ, जरूर होती हैं। वी प्ले हार्ड, वी वर्क हार्ड एंड वी पार्टी हार्ड। ओके। हाँ, जरूर होती हैं। बट इतना भी नहीं जितना बाहर लोग देखते हैं। इतना भी नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब हम प्रोफेशनल सोल्जर्स थे, देयर इज नो टाइम फॉर पार्टी। या अगर जब मैं कमांडिंग था तो मैं तो भाई 8 o'clock मिलेंगे, 9 o'clock डिनर, 8, 9, 10 मेरा 10 बजे घर आ जाए, क्योंकि अगले दिन पीटी में आना है। तो ये टू मच ऑफ पार्टी एंड ड्रिंकिंग वगैरह ये इमेज है, बट दिस इज नॉट व्हाट प्रोफेशनल मिलिट्रीज डू। इज इट? यस, एब्सोल्युटली। कई लोग इस चीज को बहुत मैचोइज्म, बट मैंने देखा बाद में ये हिल जाते हैं, लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। फाइनली चलते कौन है? मेरे जैसे लीडर्स जो बहुत ठीक है, सोशल ड्रिंकिंग कर ली। पार्टी की एक लिमिट है। ये थोड़ा हमने क्या बॉलीवुड में जाना है डांस सीख के? सो समहाउ आई हैव नेवर बीन टू मच ऑफ अ पार्टी गाई, बट ये भी नहीं रहे कि बिल्कुल एक तरफ उसके अगेंस्ट रहे हैं। मिक्स है, सोशल एंड उसके लिए एक टाइम है, फंक्शंस है हमारे, त्योहार है हमारे। और मेरे लिए पार्टी वो है जहां मेरे जवान हो। आई जस्ट लव बीइंग विद जवान। उनके साथ भंगड़ा हो गया, उनका बड़ा खाना हो गया, उनके साथ कोई, हमने इतनी ट्रॉफी जीती है जिंदगी में, हर ट्रॉफी के बाद पार्टी। तो समझो मुझे उसमें ज्यादा मजा आया, ना कि जो टिपिकल ऑफिसर मेस पार्टी कल्चर है वो मुझे कभी ज्यादा पसंद नहीं आया। मैं ज्यादा उसमें फिट भी नहीं हुआ शायद। ओके। ये मेरी पर्सनल स्टाइल रही है। ओके, ग्रेट सर। आपकी लाइफ का कोई ऐसा दिन रहा हो इंडियन आर्मी में जब आप थे, जो आपको अभी भी याद हो? कोई बहुत एक्साइटिंग चीज हुई हो, या कोई बहुत खराब चीज हुई हो, आप बहुत दुखी हुए हो, या बहुत अच्छी चीज हुई हो? कोई एक मोस्ट एक्साइटिंग या ऐसा कोई दिन आपकी लाइफ का? बहुत ऐसे दिन, क्योंकि मेरी लाइफ
आई हैव लिव्ड लाइफ ऑन नाइफ एज। ओके। तो पंजाब उग्रवाद के दौरान आई वॉज फर्स्ट टाइम कंपनी कमांडर पट्टी तरन तारण हरी के, वहाँ के मुझे एक एक दिन याद है, एक एक गाँव याद है। कश्मीर, लद्दाख, 2 टेन्योर किए मैंने लद्दाख में, वहाँ का याद है। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में गया, और कुछ बुरे दिन भी याद हैं, ऐसे भी दिन याद हैं जब चिप्स वर डाउन और लग रहा था यार क्यों नौकरी कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, या बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ भी देखने का मौका मिला, वो सब भी रहा। और बहुत बट मेरा क्या था, हमेशा आई वुड राइज वेरी क्विकली, है ना। मैंने कभी अपने आप को डिस्पोंडेंट नहीं होने दिया, सिनिकल नहीं होने दिया। आई ऑलवेज लव द आर्मी कि नहीं यार ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस टू शैल पास। तो बुरे दिन देखे, बहुत बुरे दिन भी देखे, अच्छे दिन भी देखे। तो एक दिन पे तो मुश्किल है, बट सम हाइलाइट्स आर देयर, लाइक फर्स्ट टाइम जब मेरा सिलेक्शन हुआ यूनाइटेड नेशंस के लिए, बहुत बड़ी बात थी, 1993 एज अ कैप्टन। और पूरे इंडियन आर्मी में देखो 25-30 हज़ार कैप्टन होते हैं, उनमें से मेरा नाम आना इंटरव्यू में, नाम आना ही बहुत काबिल की चीज। हम 24 कैप्टन्स के नाम थे, एक लिस्ट आई थी कि आपका इंटरव्यू होगा दिल्ली में, और हम आए दिल्ली में। यहाँ मई 1993 की बात है, तब की दिल्ली सोचो आप, 31 साल हो गए। और मेरा इंटरव्यू, मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं था, और लेकिन मैंने इंटरव्यू ऐसे ही दिया जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, कि गट फीलिंग से अपने मन की बात कही, डरे नहीं, संकोच नहीं, कि अच्छा लगे तो लग लो, नहीं तो मत लेना, सिलेक्शन करना। मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो बहुत मेरे लिए एक हाई पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि मैं विदेश गया। मैं यहाँ से फ्रांस गया पहली बार सीधा फ्लाइट, फिर मैं यूरोप घूम के आया, अफ्रीका घूम के आया, बहुत मैंने ट्रैवल किया, वो था। उसके बाद बहुत सालों बाद जब मैं कश्मीर में था, और बिल्कुल एक्टिव इंसर्जेंसी में था, और बहुत मतलब फाइट मार रहा था, हर रोज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, दोबारा मुझे विदेश जाने का मौका मिला, और मैं इंटरव्यू के लिए आया दिल्ली। और कहते बांग्लादेश जाना है, ढाका। मैंने कहा चले जाएंगे। कहते बट इंटरव्यू होगा, अगेन देयर इज अ 4-5 लोगों का पैनल होता है, उसमें फिर वही बातें। और मुझे उसमें नंबर 1 में गया, वहाँ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तानी भी थे वहाँ, दूसरे देशों के वो लोग थे वहाँ पे। मेरे को बेस्ट डेजर्टेशन के लिए मुझे ट्रॉफी मिलना वहाँ पे। और जो मेरी रिपोर्ट लिख के भेजी उन्होंने, मैं राहुल आपको बता नहीं सकता कि मेरे बारे में, मेरे परिवार को एक विदेश की फौज ने कैसे एसेस किया, क्योंकि मेरे को तो 360 डिग्री देखते थे ना, वो ये करता क्या है, उठता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है, बात कैसे करता है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, सोच क्या करता है, लिखता क्या है, बोलता क्या है। मैं हर रोज आई वॉज इन द फोर फ्रंट एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल गया था वहां, और वहां परफॉर्म करना, वहां दिल जीतना, और प्रोफेशनली एक कहलाना कि यार ये है इंडियन आर्मी का ऑफिसर, और वहां खड़े होकर अपने देश को डिफेंड करना, दैट वाज आल्सो रियली हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ। देन ऑफ कोर्स सीओ बनना, अच्छा बहुत मुझे अच्छा ही लगता था। मेरा हर रैंक मेरी मदर और मेरे फादर ने लगाया। तो वो मेरे को, मेरी माँ की आंखों में आंसू देखना कि बेटा सीओ बन गया। फादर सिपाही थे, सूबेदार मेजर रिटायर हुए, और फिर माँ जा चुकी थी जब मैं जनरल बना। लेकिन जब जनरल बना तो घर गया, और फादर ने मेरा जनरल का रैंक लगाया, और उनके मतलब रुक नहीं रहे थे। ये जिंदगी के माइलस्टोन है, और कैसे हुआ मुझे पता नहीं, बट हुआ। ये मेहनत भी करी, अच्छे लोग मिलते गए, और दिल से काम किया। कभी ये सोचा नहीं यार क्या होगा कल, कभी ठीक है मतलब देखी जाएगी टाइम। सर अभी तक पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, मेरे को बहुत मजा आया है। अब थोड़े से क्वेश्चन सर मैं पूछूंगा इंडिया के डायरेक्शन को लेके, कि हमारी कंट्री जिस डायरेक्शन में जा रही है, इसमें थोड़ा सा कहीं पे पॉलिटिक्स भी आएगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो कंट्री को डायरेक्शन देते हैं, तो उस पर थोड़ी सी बात अपने को करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स पे। इंडिया वर्सेस उसके लिए तुम डीएनए देख लो, मेरा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। अब देखो एक दिन प्लीज, कल लगाना यहाँ ऑफिस में, और सब देखना आप लोग, 2 दिन देखना, आपको लगेगा कि यू मिस समथिंग इन लाइफ। एवरी डे आई एम कवरिंग दीज इश्यूज। तो आप बोलो, इट शुड बी क्विक शूट। इंडिया वर्सेस चाइना। चाइना इंडिया की तरह ही था 1990s में, आज चाइना यूएस को बीट कर रहा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, बहुत टेक्नोलॉजीज में यूएस से आगे निकल गया। हाँ, हम शायद उतना आगे नहीं जा पाए हैं। क्या लग रहा है सर, इतना बड़ा वो जो डिफरेंस है
वो क्या रहा है, क्यों वो इतना आगे निकल गया और शायद अब यूएस को भी बीट कर देंगे जीडीपी में भी कुछ सालों में, और हम उतना डेवलप नहीं हो पाए? क्या आपको लग रहा है डिफरेंस रहा है? इसके लिए काफी हद तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रॉब्ली जिस टाइप के विजनरी लीडर हमारे आजादी में थे, वो उस टाइप की लीडरशिप का वैक्यूम मुझे नजर आता है। वो विजन नहीं है, और इलेक्शन टू इलेक्शन है। ये इलेक्शन जीतना है, कैसे जीतना है उसकी तैयारी, फिर अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। और इंस्टीट्यूशंस हमारे जो है हमारी इकोनॉमिक्स को बहुत लॉस हो रहा है, डायरेक्शनलेस हो गए हैं काफ़ी हद तक। सो हमने साइंस टेक्नोलॉजी छोड़ के हम जो है खोदने में लगे हुए हैं, और जो है कोई कोरोनिल बेच रहा है कोविड के टाइम पे, दुनिया क्या क्या बना रही है। तो हमने अगर साइंटिफिक टेम्पर खो दिया ना इस देश ने, और पीछे ही जाते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। चाइना ने सर क्या डिफरेंस? चाइना इज जस्ट साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी। उन्होंने जितना बोला जाए कम है। 20 साल के अंदर दे बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या कर रहे थे? आप नौकरियां नहीं दे पाए। हम क्या चीज बनाते हैं यहां बताओ जरा। लेट्स बी ब्रूटल अबाउट इट। हम क्या बनाते हैं ऐसा जो हम बेच सकते हैं बाहर? सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस और इस टाइप की कंपनियों ने, टीसीएस वगैरह ने काम किया, बट किसी के लिए काम किया। हमने क्या बनाया नया? हमने क्या नया बनाया? हमारे सीईओज हैं विदेश में, कुछ यहां के पढ़ के लोग गए हैं, बट वहां उनको वो एनवायरनमेंट मिला। वो एनवायरनमेंट कहां है? यहाँ पे इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम नहीं, और बन भी नहीं रहा है। तो पहली बात तो ये है। तो चाइना 5 टाइम्स हो चुका हमसे इकोनॉमी में, 5 टाइम्स है, और अब वो हमसे कंपीट ही नहीं कर रहा है। वो ओशंस के अंदर अमेरिका से कंपीट कर रहा है, और अमेरिका से भी लड़ाई के लिए कंपीट नहीं कर रहा है। वो कंपीट कर रहा है ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे आपने बताया बैटरीज में वो सबसे आगे निकल चुके हैं। अमेरिका 6 करोड़ कारें बना रहा है साल में, 6 करोड़ कार, और उसकी खपत सिर्फ 3 करोड़ कारों की। 3 करोड़ कारें हर साल वर्ल्ड मार्केट में आएंगी। ईवी में टैरिफ लगा रहे हैं 100%, फिर भी चाइना की कार बिकेगी। और बैटरीज में तो मोनोपली है, सोलर पैनल्स में मोनोपली है, कई एरियाज में 6G और पता नहीं क्या क्या। तो दे हैव टेकन है। उनकी शहर देखो, बीजिंग और दिल्ली जो है 2000 तक पोल्यूशन लेवल सेम था। बीजिंग और दिल्ली में कंपटीशन था। दिल्ली की हालत देख लो बीजिंग की, उन्होंने 2013 से 2017 4 साल में बीजिंग की हवा साफ कर दी। बीजिंग के आप रोड देखोगे ना, हमारे आप गुड़गांव से यहां आ जाओ, 15 किलोमीटर 1.5 घंटा, 20 किलोमीटर 2 घंटे। हम ट्रैफिक में 2% जीडीपी खो रहे हैं हमारी। तो कहां गए वो विजनरी जो रोड बना सकते थे, जो फ्लाईओवर बना सकते थे, जो। तो आई थिंक वी रियली हैव टू टेक अ कॉल ऑन व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप डू वी प्रोवाइड। ग्रेट सर। जो यूथ है दिन भर तो काम करता है, 10 बजे से 7 बजे तक ऑफिस होता है या अपने बिजनेसेस होते हैं, कुछ भी कर रहा होता है। शाम का एक टाइम रहता है जो वो अपने घर पे स्पेंड करता है, जिस टाइम वो टीवी चलाता है। उस टाइम पे वो क्या चीज़ें घर पे देख रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसके फैमिली पे नहीं रहता है, पूरे नेशन का जो डायरेक्शन है वो भी शायद टोन वहीं से सेट होती है कि आप शाम को बैठ के क्या देख रहे हो। अभी जो इश्यूज चल रहे हैं टीवी पे, वक्फ एक्ट, पॉलिटिकल है टॉपिक, आप आर्मी से हैं, आपका कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वो नहीं रहा है, बट आप इस तरह के टॉपिक्स को किस डायरेक्शन में देखते हैं? नेशन कहाँ जा रहा है? क्या ये टॉपिक्स का डिस्कशन रिक्वायर्ड है? वक्फ एंड यूसीसी बोथ, थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँ। देखो इन चीज़ों पे मैं, वक्फ है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, वोट जिहाद है, आईएएस जिहाद है, और पता नहीं क्या क्या। फिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है, ये नहीं पता नीचे और जाओगे शायद कोई बौद्ध स्तूपा मिल जाए। और मतलब एक अलग किस्म की नैरेटिव, और मोस्टली इलेक्शंस के आसपास होती है इन चीज़ों की नैरेटिव, ये बिल्ड करते हैं। और हमारा मीडिया, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा ना, हिंदी टेलीविजन का नाम बड़े ऊपर लिखा जाएगा। कैसे हम देश का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, बेड़ा गर्क किया हिंदी टेलीविजन ने, न्यूज वालों ने, न्यूज एंकर्स ने। मैं मतलब क्या बोला जाए उन लोगों के बारे में। तो जो है उन्होंने हमारी माइंड स्पेस कैप्चर करी, और ये हमारे मन में खतरे में, 85% लोग खतरे में, 1% हिंदू खतरे में नहीं अमेरिका में, 2% यूके में होंगे, कहां है वहां कोई खतरा नहीं हमारे को, आराम से रह रहे हैं, यहां खतरे में। तो ये नैरेटिव कौन बिल्ड करता है? ये नैरेटिव तो ये, मैं एक चीज बताता हूं, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं,
मैं कहता हूं, कहते सर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, मैंने कहा आना चाहिए, बट जो भी चीज लानी है ना, अपने वन इंडिया वन इलेक्शन है, वक्फ बोर्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मस्जिदों को ढा के नीचे मंदिर ढूंढना है, उनको अपना स्टेटस देना है और ये सब करना है। एक चीज देखो, इन सब चीज में से किस चीज से जीडीपी बढ़ेगी, किस चीज से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, किस चीज से जॉब्स क्रिएट होंगे, किस चीज से हवा साफ हो जाएगी, किस चीज से मेडिकल फैसिलिटी बढ़ जाएगी, रोड अच्छे हो जाएंगे, ट्रैफिक इंप्रूव हो जाएगी, जॉब्स क्रिएट। अगर ये हो रहा है भाई, बड़ी अच्छी स्टेप है। तो करना क्या हमने यार, वो मुद्दे होने चाहिए। सरकार का क्या काम है? टैक्स उगाही करना, पॉलिसी बनाना, देश को डायरेक्शन देना। इन मुद्दों से अब कोई कैसे शादी कर रहा है, डाइवोर्स कैसे कर रहा है, बच्चे का इनहेरिटेंस कैसे है, गोद कैसे लेते हैं, वो क्या देश के मानस पटल पे ये सवाल होना चाहिए? या ये होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी आईआईटीज कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं? हमारे पास रिसर्च क्यों नहीं? हमारे पास क्या रिसर्च है? हमारे पास अब बताओ क्या रिसर्च कर रहे हैं हम? किस चीज में रिसर्च कर रहे हैं? कौन सी नई चीज हमने पिछले 20 साल में कोई इजाद करी हमने? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक, कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने हैं, या क्योंकि हमारे पास माइंड है, हमारे पास सब कुछ है, बहुत परिश्रमी लोग हैं हम, बहुत मेहनती लोग हैं, एंड वी आर मेंटली वेरी, एक जागरूक सोसाइटी हमारी। बट यही देखोगे टीवी पे तो यही मिलेगा आपको फिर। सो मेरा इन सब चीजों पे मेरी यही राय है कि उस चीज की क्यों वो करते हो जो कि समाज को बांटने का काम करे, जोड़ने की बात करो यार। हमें साल लगे कहने में, 30-40 साल लगे, हम एक अनेकता में एकता। वो जो दूरदर्शन पे, आप तो छोटे हो गए जब आता था सुबह, या प्रोग्राम आते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, कोई पॉलिटिकल लीडर की फोटो नहीं होती थी। हमने फिल्म स्टार लिए, स्पोर्ट्स पर्सन लिए, उनको बोला ये टॉर्च लेके जाओ, ये करो, देश को जोड़ो। कितना मैं उस जनरेशन का हूं, हम ये सब देख देख के बड़े हुए, इसलिए हमारे मन में किसी लिए कोई, किसी समुदाय के लिए, धर्म के लिए वो है ही नहीं। अच्छा इंसान अच्छा है, खराब खराब है। सो आई थिंक ये हमें सोचना है, यूथ को सोचना है, क्योंकि ये लोग चले जाएंगे भाई। जो 75 साल का है, 60 साल से मेरी एज के जो ऊपर है, भाई तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। लेकिन जो आज 18-20 साल का है, उसके 50 साल उसने जीना है इस देश के अंदर। कैसा मुल्क छोड़ के जाओगे आप? ये डिसाइड करना है पॉलिटिशियंस को, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि आइडियोलॉजी तो कोई रही नहीं। ऐसे पलटी मारते हैं आजकल, कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं आजकल। तो मैं तो सबको एक ही रंग में देखता हूं। सर, आर्मी की बात की है, नेशन के डायरेक्शन की बात की है, मतलब बहुत मजा आ रहा है पॉडकास्ट में। मैं आपके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करता हूं, बहुत ट्रैवल करते हैं। इस एज में आप साइकिल पे निकल जाते हैं, सैटरडे संडे तो जो आपके स्टोरीज डले होते हैं साइकिल के ही डले होते हैं। मुझे लग रहा है आप एक प्रो ट्रैवलर हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल का लाइफ में किसी के क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ट्रैवल पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं 2 चीजें मेरी जिंदगी ने डिफाइन किया राहुल, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं जी। एक तो रीडिंग बुक्स जी, मैंने 2-3 हज़ार किताबें अपनी ज़िंदगी में पढ़ी हैं। किताब पढ़ना इज़ लाइक ट्रैवलिंग, बिकॉज आप ऑथर के माइंड से उस जगह के बारे में बात कर रहे हो। और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हुआ ट्रैवलिंग में। तो जब से मैं स्कूल में था, बोर्डिंग स्कूल में था, तब से मैं ऐसे मौके ढूंढता था। मैंने स्काउट्स में भी था, कैंप लगाना, बाहर जाना, साइकिलिंग ट्रिप प्लान करना, तो वो मेरे माइंड में रहा। और उसके बाद जब मैं यूनाइटेड नेशंस में गया 93 में, तो मुझे एक बुजुर्ग कर्नल साहब मिले। उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस कैप्टन। तो ये बात उनकी कही हुई है, ट्रैवलिंग इज इन्वेस्टमेंट। तो मुझे कोई अच्छी बात लगती है ना, मैं उसको अपनी बना लेता हूँ। आई जस्ट कॉपी पेस्ट एनी गुड थिंग और एनी गुड लीडर। तो मैंने कहा सर क्या मतलब? कहता भाई ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, जितना देख सकते हो देखो। तो मैं जब मोजाम्बिक गया, मैंने देखो कितना लंबा कंट्री है मोजाम्बिक, पूरा मोजाम्बिक ट्रैवल किया। पूरा साउथ अफ्रीका 2 ट्रिप करे मैंने। एक बार तो वाइफ के साथ गाड़ी लेके, उस जमाने में गाड़ी खरीद के, हमने पूरा का पूरा केप टाउन ने ऊपर से प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग और ब्लॉमफोंटेन होते हुए केप टाउन, फिर गार्डन रूट, डरबन, और पूरा मुझे याद है, मैं आज भी अपना रूट बना सकता हूं। ये किया। उस टाइम मैंने यूरोप का, जो एक रील मेरी बड़ी पॉपुलर है, मैंने यूरोप में हमने कार ली। अब भी लोग उस पर बहुत मजाक लिखते हैं, कार कैसे ले ली, डॉलर्स कहां से आए, लाइसेंस कहां से आया। भाई मैं कैप्टन था इंडियन आर्मी का और यशमोर था, मेरी सोच अलग किस्म की थी। तो तब मैंने यूरोप कार से घूमे हम, 4 दोस्तों के साथ। और फिर मैं कश्मीर में रहा, पंजाब में रहा, नॉर्थ ईस्ट में गया हूं, और लद्दाख में मैंने 2 टेन्योर किए। लद्दाख में मैं ऐसे जनरल था, मेरी उम्र 56-57 साल थी। कोई सुबह निकलता नहीं था -30 में, फ्रोजन
मैं और मेरा कुत्ता गब्बर सिंह। अब मेरी पुरानी अगर फोटोज देखोगे, जब मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, डाल देता था कभी कभार, 200 300 फॉलोवर रहे होंगे, मेरी और गब्बर सिंह की आपको सैकड़ों फोटो मिल जाएंगी। सुबह सुबह मैं और गब्बर सिंह, और शनिवार इतवार को मेरे स्टाफ को बुखार हो, पता नहीं सर क्या कहेंगे, कहां जाना है, तो मेरे स्टाफ को लेके जाना, मैंने वहां काफी ट्रैकिंग करी, और कुछ नहीं तो मैं गब्बर सिंह और मेरे स्टाफ से किसी एनसीओ को जवान को, चलो यार वो पहाड़ी पे चलते हैं, उस पे चलते हैं, तो सुबह निकल जाना, शाम तक वापस आना। मुझे जड़ी बूटियों का पता चला, मुझे फ्लोरा फौना का पता चला, मुझे लोगों का पता चला। तो ट्रैवलिंग ना वो कमाल कर सकता है, जो आप घर में बैठे हो, टेलीविजन, फोन, घर वालों के वही चिक चिक, बाहर निकलोगे तो आप अलग लोगों से मिलोगे, और आप देखोगे कि आपका देश कितना खूबसूरत है। मैं तो कहता हूं भारत से खूबसूरत कोई देश ही नहीं है। फर्स्ट सी योर कंट्री। मैं तो हनीमून कपल्स को कहता हूं, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो यार, भारत जाओ, गो एंड सी, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, मिजोरम चले जाओ, सिक्किम चले जाओ, केरला चले जाओ। सो आई हैव डन लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, और अभी भी मैं हफ्ते में महीने में 2-3 मेरे ट्रिप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आते हैं। मोस्टली आई वांट टू ट्रैवल एंड इंटरेक्ट विद पीपल। सो ट्रैवलिंग ना आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपका माइंड खोल सकता है। तो फ्लोरा है, फौना है, एनिमल्स हैं, लोग हैं, भाषा है, कुजीन है, मेरे पास हर जगह की टोपी मिल जाएगी, हर जगह की ड्रेस मिल जाएगी, हर तरह का मैं खाना खा सकता हूं, मुझे कोई वो नहीं है मैं यही खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। कई लोग पूछते थे सर आप इतने सीनियर है क्या खाएंगे, मैंने कहा यार जो बना खा लेंगे। तो ट्रैवलिंग आपका माइंड को फ्लेक्सिबल करता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर पीपल हु विश टू ज्वाइन द फोर्सेस की ट्रैवल करो। और मैं यंग लोगों को बोलता हूं सोलो ट्रैवल करो। लड़कियों को बोल नहीं सर सेफ्टी है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अखबार में जरूर केस होते हैं, बट ये देश बहुत अच्छा देश है। अब जाओ बद्रीनाथ केदारनाथ, निकल जाओ दोस्तों के साथ, अकेले कोई दोस्त बन जाएगा रास्ते में, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ट्रेन में चले जाओ कहीं घूमने के लिए, और किसी भी स्टेट में चले जाओ, बहुत जगह है घूमने के लिए। सो गेटिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ की बात करें उसके लिए भी जरूरी है, माइंड खोलने के लिए जरूरी है, एंड इट इज सो गुड, इट रिजुवनेट्स यू। एनर्जी अलग लेवल की आती है ट्रैकिंग में, साइकिलिंग में, पहाड़ चढ़ने में। तो जो भी कर सकते हो, नौजवानों को साल में हफ्ता 10 दिन 15 दिन जरूर निकल जाना चाहिए घर से ट्रैवलिंग में। ग्रेट, वंडरफुल। सर ये पॉडकास्ट में तो बहुत वैरायटी थी। जिन लोगों ने भी इस पॉडकास्ट को पूरा देखा है, थैंक यू सो मच। आपको बहुत लर्निंग मिली होगी। जिन लोगों ने अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर का भी एक पेज है। अगर जिंदगी बदलनी है तो मेजल यशमोर सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल, आपका माइंड, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल्स दिखेंगे। और आई एम श्योर इस पॉडकास्ट में ना बहुत सारे इंस्टा के रील्स भी अच्छे अच्छे निकलने वाले हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाने वाले हैं। सर के इंस्टा पेज पे भी हम उसको कोलैबोरेट करेंगे, तो हमारे पेजेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सर के इंस्टाग्राम पेज का भी डिटेल हम उसमें डाल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन द रील, एंड लुक फॉरवर्ड टू द फाइनल वर्जन ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।